अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। और नादिया खान, मैं हूं नादिया खान, देखते हैं। हाँ, मैं नादिया खान हूं। नहीं, मैं इधर ही हूँ। ये वीकेंड के बाद थोड़ा सा तो स्लो हो ही जाता है, थोड़ा सा ना जरा साबुन स्लो हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं है। साथ में न्यूज़ भी जो ओवर द वीकेंड है बहुत सारी, आई थिंक पॉलिटिकल सरगर्मियां, न्यूज़ डेवलपमेंट्स, उस पर ही सबका फोकस था। बिल्कुल, सिक्योरिटी मामलात पर भी सबका फोकस था। पॉलिटिकल आपने बिल्कुल सही कहा, केपीके से मुतालिक बड़ी इस वक्त बातें हो रही हैं, तो वो था। और फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, हमारे कंटेंट का हिस्सा है जो हम बात करेंगे। तो बताएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे रहा आपका वीकेंड? किस तरह गुजरा? वीकेंड ठीक ठाक, नाइस। अच्छा, आज हम लोग मेरे ख्याल सोते कुछ ज्यादा है। आज मौसम कुछ ऐसा सर्दी का सा आ गया है, तो सोना तो जरूरी है। बिल्कुल ऐसे तो वो सैटरडे को आई थिंक नींद पूरी होती है। उसके बाद सैटरडे को, संडे को फ्रेंड्स वगैरह, घर में काम, सफाइयाँ, यही होता है ये नॉर्मल है। अच्छा जी, एक खबर ये है कि पेट्रोल प्राइसेस थोड़े कम कर दिए, 2 रुपए कम हो गए पेट्रोल प्राइसेस। ये मुझे नहीं पता चला। हाँ, ये हो गया 12 बजे से शुरू हो जाएगा, ये नाफिज हो जाएगा। तो बस 12 बजे। तो मैंने जो कल टैंक भरवाया उसका क्या? मैंने भी अच्छा मैंने भी कल टैंक फुल कराया, तो मुझे भी हुआ कि ठीक है यार, 2-2 रुपए करके ये वाली खबरें लीक होती हैं। इस वक्त जरूरत थी ना दिया, जरूरत थी 2-2 रुपए बचा के भी बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि पैसे इस वक्त नहीं थे। नहीं, लेकिन 2 दिन पहले अगर कोई बता दे, मैसेज कर देने एक बंदा कि भाई ये होने वाला है, प्लीज आप टैंकी ना फुल करवाएं, तो अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छी बात होगी। अच्छा, एक इंटरनेशनल जो मंजरनामा है उस पर एक बड़ी खबर थोड़ी सी मैं डिस्कस कर दूंगा। सिख फॉर जस्टिस एक तहरीक है खालिस्तान की, तो जब वो भारतीय वजीर दिफा ने बयान दिया पाकिस्तान से मुतालिक, सिंध से मुतालिक, तो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। क्या उन्होंने कहा कि भाई ये पहले बयान देने से पहले जरा अपने अंदर के मामला देख लें, पंजाब आपसे जा रहा है। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि हमें पाकिस्तान से भी हम कहते हैं कि हमें सिखों को भर्ती कर लें, हम इनको देख लेंगे। अरे वाह ये उन्होंने कहा। अरे वाह, हाँ, जबरदस्त। और उसमें फिर एहतजाज भी कल हुआ है। सबके सामने ये बात करके तो मोदी को तो आग लग गई होगी। उन्होंने कर दिया भाई, उन्होंने कह दिया है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, खाम कह रही है आप। अच्छा बताओ, यूएस में भी टेंशन है। ट्रम्प जो है इमिग्रेशन को लेके बहुत अब सख्त कुछ इकदाम करने लगे। इवन उसमें पॉसिबल है, जो बात हो रही है कि जी कोई इमिग्रेशन रिवर्सल्स, जिसमें ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकते हैं, इमिग्रेशन आपकी कैंसिल हो सकती है, स्टार्टिंग विद द अफगानीज। बिल्कुल ऐसे ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की टर्म है ये। सारे फहरिस्त है अफगानियों। अब जो अंडर डेवलप्ड है अपने आप को समझते हैं, वो देख ले फिर उनके बारे में क्या देखो ना, वो ये शूटर की बात करो कि उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इसकी प्राइस पे करेंगे, बट ये कि स्टार्ट हो गया मामला। अब ये प्राइस पे कहां तक जाएगी, उनके अपनी सरजमीन तक जाती है, अफगानिस्तान तक, ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आज हमने बात करनी है वो सिक्योरिटी मैटर्स की, जैसे बात हुई। फिर वो जो आपने पॉलिटिकल कुछ थोड़ा टर्मोइल आ रहा है और वजीर आला केपीके को हटाने की बातें हो रही है, तो ये खबर क्या है और क्या वाकई ये फैसला कर लिया गया है? क्या इस पर सोचा जा रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी के मामला से इसको लिंक अप करके देखें तो फिर ज़ाहिर मामला, तो हम ये इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। केपी के मामला सेटल नहीं हो रहे, तो ये बहुत मतलब हर रोज कोई ना कोई वहाँ से अनरेस्ट या कोई ना कोई कंसर्निंग खबर आती है, तो थिंग्स आर वेरी सीरियस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम जरा कुछ बात करेंगे। आज वर्ल्ड एड्स डे है और एड्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, क्योंकि देखें ना, कोई लोग रजिस्टर नहीं होते हैं, टेस्ट कराने का कोई यहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी भी नहीं है, और लोग खुद भी नहीं जाते। और फिर लोगों का अवेयरनेस, एड्स, HIV पॉजिटिव जो है, वो HIV पॉजिटिव की सारी आपको इन्फॉर्मेशन हो, लोगों को इतना पता नहीं, बात नहीं करते, बिल्कुल बात ही नहीं करती, इस चीज़ पे बात ही नहीं करनी। और जिसको अगर कोई एक खौफ है, फियर ऑफ नोइंग, कि अगर पता चल गया और ये कुछ ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या, तो उसमें इतनी लेट स्टेज पे आप चले जाते हैं कि इलाज बहुत मुश्किल। बिल्कुल, और फिर आप दूसरों के लिए भी खतरा हो जाता है ना। देखिए, जब आपको खुद पता भी है और आप उसको छुपा रहे हैं क्योंकि मुआशरे में एक ये टैबू बना हुआ है और इस सारी चीज़ें, तो फिर दूसरों के लिए भी खतरा हो जाता है। ये भी है। अच्छा, इसकी बात होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है, हरा दिया। हाँ, खैर मुबारक श्रीलंका को। और श्रीलंका के लगी ऐसे रहते, परफॉर्मेंस ऐसी लग रही थी कि जीतना पाकिस्तान नहीं है ना। आपको मगरूर सा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ऐसे नहीं करें। आ जाता है जरा गुरूर, आ जाता है कुछ आ गया थोड़ा सा। ठीक है, खुश हैं, हम भी बड़े खुश हैं, लेकिन ज्यादा ये ना हो जाए। लेकिन ज्यादा ना हो जाए। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, लग पता जाएगा जब श्रीलंका में खेलना पड़ेगा। लेकिन द बॉयज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर क्या पाकिस्तान आइडल का कुछ म्यूजिक है, उसके हमारे साथ कंपोजर नौशाद हमारे साथ होंगे और हम लोग बात करेंगे अबाउट म्यूजिक, ड्रामास की जो OSTs हैं, और सावल यार पिया का जो इतना प्यारा OST एंड द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन आवर OSTs, व्हाई नॉट। इतना खूबसूरत लग रहा है सराइकी का उस गाने में होना, उसके अल्फाज, आई थिंक वो कुछ OST को कोई अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो हमें प्रमोट करना चाहिए अपनी रीजनल लैंग्वेज को हमारे म्यूजिक में, ड्रामास में। जरूर अपने म्यूजिशियंस को खास तौर पे हम क्रेडिट नहीं देते हैं,
जो लिरिक्स लिखते हैं उनको भी क्रेडिट नहीं मिलता है, म्यूजिशियंस को भी नहीं मिलता, कंपोजर्स को नहीं मिलता। और हम आज नवीद नौशाद से बात करेंगे क्योंकि हम हर एक की तारीफ कर रहे होते हैं, कंपोजर्स को हम भूल जाते हैं, जो कि एक्चुअली अब तो ओएसटीज हुए इतना इंपॉर्टेंट है कि ड्रामाज बेकार भी जो होगा ना उसको भी उठा देता है, उसको भी। और इनके तो बड़े ब्लॉकबस्टर है, मैंने देखा है वो और सुने भी हैं, तो उनसे वो बात होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम मजीद क्या बात करनी है, हमने कुछ पोस्टिंग जीरो का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पोस्टिंग जीरो इज अ न्यू टर्म। ये देखिए पोस्टिंग जीरो, व्हाट इज पोस्टिंग जीरो? ये है जी वो सोशल मीडिया पे लोग जो कि अब सोशल मीडिया को थोड़ा सा ब्राउज करते हैं, पोस्ट नहीं करते। अच्छा, और एक बिल्कुल स्टडी भी हुई है, 2.5 लाख लोगों के ऊपर इन्होंने जो है स्टडी की है, मोर देन 50 कंट्रीज। सिर्फ वो स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं देखने के लिए कि कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं। अच्छी खासी परसेंटेज जो है कम हुई है ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली हु हैव स्टॉप्ड पोस्टिंग। तो इसको कहते हैं पोस्टिंग जीरो। तो इसकी हम बात करेंगे बिल्कुल। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉप स्टोरी है वो यही है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफियों से अहम गुफ्तगू की है और अहम बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और रवा साल मजमूई तौर पर 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। ये सिक्योरिटी इदारों का ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को लेकर, अमन अमान को कायम रखने को लेकर। अच्छा, इसमें अफगानी भी शामिल हैं, ये जो वासिल जहन्नुम हुए दहशतगर्द, 136 अफगान भी इसमें शामिल हैं, नेशनलिटी उनकी अफगानी है। अच्छा, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों ने उनके हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर और पीके में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, बहुत तवील है ये सरहद। और इसको देखें, बॉर्डर फेंसिंग की बहुत पहले यानी बात हुई थी और हमने कर भी लिया बॉर्डर फेंसिंग, लेकिन अगर आप बॉर्डर फेंसिंग करने के बाद ये समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है बिल्कुल, ओवर द इयर्स उसमें बहुत सारी उन्होंने जो है वीकनेसेस को पकड़ा हुआ है और उसको एक चीज को बंद करो दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, मामला दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, रास्ता बना लेते हैं। तो यही हम यहीं से बात का सैयद मोहम्मद अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनसे जरा जानेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट की। जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। नादिया कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? फाइन, बिल्कुल हम ठीक हैं, बस अल्लाह करे मुल्क के हालात और चीज़ें भी सही रहें। कंसर्न रहता है, फिक्र रहती है, इसलिए बात भी करते हैं शो में। और फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं तो वो ज़रा उसका एक और क्लियर जो है उसकी पिक्चर दिखाते हैं। सही, सर बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा कि हमारे क्या बॉर्डर पे वीकनेसेस हैं और हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, ये जिस ब्रीफिंग का हवाला दिया आपके साथी ने, मैं उसमें मौजूद था और बड़ी जामिया अंदाज में उन्होंने कैंडिडली तमाम फैक्ट्स और फिगर मीडिया के भी सामने रखे और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बुनियादी बात जो है वो 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक तरह से बहुत तफसीली फैक्ट्स और फिगर बयान करके ये साबित किया कि देखें, बलूचिस्तान और KPK का अगर मजमूई पाक अफगान बॉर्डर देखा जाए तो वो तकरीबन 2640 किलोमीटर बनता है। अभी जिस तरह आपके साथी ने कहा भी, ज़ुहैब नाम है सर, ज़ुहैब साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि, लेकिन आप देख रहे हैं कि KPK में जो है ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और इसकी 3 वजूहात हैं। जोग्राफिया अगर आप पाकिस्तान का देखें तो 42% पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान अलोन है, लेकिन KPK में उनको ज्यादा दहशतगर्दी क्यों हो रही है? एक बात तो ये कि थोड़ा सा गवर्नेंस का फुकदान सूबाई सतह पे और लोकल सतह पे KPK में पाया जाता है। उसके मुकाबले में उन्होंने मवाजना किया बलूचिस्तान से, तो उन्होंने बताया कि 86% बलूचिस्तान जो है वो अब B से A कैटेगरी उनकी जो अवाम है वो शामिल हो चुकी है। 36 अजला में से 27 जो हैं वो अब A कैटेगरी में। इसका मतलब है नॉर्मल पुलिस का जो निज़ाम है वहाँ पे नाफिजुल अमल है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो स्मगलिंग ईरान से बॉर्डर से होती थी उसमें आप समझें कि 20 लाख लीटर तेल रोजाना स्मगल होता था, अब वो सिर्फ 2 लाख पे आ गया है। तो बुनियादी उनका आर्गुमेंट ये था कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाइयां हैं जो बड़ी मौसर हैं, उनको बलूचिस्तान की लोकल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की काफी सपोर्ट हासिल है। साथ ही साथ वहां गवर्नेंस भी बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया, जो आपके नाज़रीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, 52 के करीब डैम जो हैं वो हाल ही में बलूचिस्तान में तामीर किए गए हैं। तो गवर्नेंस
और साथ ही साथ तरक्की का सफर और दहशतगर्दी का खात्मा, ये तीनों चीजें एक हमाजहत और जामिया हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके मुकाबले में जब आप केपीके को देखते हैं तो एक तो पहले पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से उनको उनके साथ डील भी की, टीटीपी के साथ उनको स्पेस भी दी, साथ में उन्होंने अपने सीटीडी को इतना मुनज़्ज़म भी नहीं किया, और साथ ही साथ वहां पे स्मगलिंग का, ब्लैक इकोनॉमी का, ड्रग स्मगलिंग का और दहशतगर्दी का बड़ा क्लोज नेक्सस है। सिर्फ वादी तीरा के बारे में उन्होंने बताया कि 12,000 एकड़ पे जो पोस्ट काश्त की जाती है उससे 3 अरब की आमदनी टीटीपी को होती है अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की माली मावनत के लिए, और इसके एवज वो उस पोस्ट के काश्तकारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड टीटीपी करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस और फौज की जो कार्रवाइयां हैं उसके साथ साथ जो जिलाई इंतजामिया है, लोकल बॉडीज हैं और सूबाई हुकूमत है, वो भी भरपूर अंदाज में इनका साथ दे, ताकि फैसला कुन अंदाज में हम ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा करें बल्कि उसके माली मावनत के जो असबाब और जराए हैं उनका भी कलाकमा किया जा सके। जी, मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि DGI-SPR ने भी बात की, फिर आपने देखा होगा गवर्नमेंट का भी कुछ मौक़िफ़ इस पर आया, और क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है, नज़र आ रहा है कि केपीके गवर्नमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है, तो केपीके में कोई निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, या निज़ाम का मतलब ये कि गवर्नर राज का कोई मामला है जो ज़ेर गौर है? देखिए, मेरी राय में बुनियादी तौर पे जो पार्टी इस वक्त केपीके में सूबाई सतह पे बरसर इख्तिदार है, चूंकि उसके बानी और उसकी क़यादत का नज़रिया और सोच तकरीबन 20 साल से एक हमदर्दी के लिहाज से रही है, और उन्होंने जो है इन बदकिस्मती से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी किए, उनको स्पेस भी दी गई है, उनको सेटल भी किया गया है, तो उनके खिलाफ वो कोई सख्त इक़दाम उठाने से जो है उनकी हुकूमत जो है वो पसोपेश से काम ले रही है, क्योंकि उनके जो बानी है जिन्होंने उनको तैनात किया है, यूं सीधी बात अगर की जाए, जिन्होंने उनको नामजद किया है, उनको वजीर आला बनाया है, उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको वो नाराज नहीं करना चाहते। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो अवाम हमारे केपीके के सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया है दहशतगर्दी के हाथों, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं, उनके ही नुमाइंदे जो हैं, उन्हीं के जो हुकूमत है सूबाई, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए उतना ज़्यादा कमिटेड नज़र नहीं आ रही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो, और यूं लगता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए अदम ताउन की पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखें, कौमी सलामती, हम सब लोगों की जान माल इज्जत इक्वली रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, उसकी जान माल की हिफाजत हमारी हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है, और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं तवक्को करता हूं कि जो केपीके की हुकूमत है वो अपने शॉर्ट टर्म जो सियासी मफाद है उससे बालातर होकर रियासती इदारों की मदद करेगी, मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करेगी, अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करेगी, उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म करेगी, अपने पुलिस को ज़्यादा इक्विप और ट्रेन करेगी, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है नादिया, वो तो हमारी पुलिस है, क्योंकि वो तो गली मोहल्लों में मौजूद होती है और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनके हाथ मजबूत करना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो केपीके के शहरी हैं वो भी सुकून का सांस ले सके और खुशहाली और तरक्की का सफर बाकी मुल्क की तरह शुरू कर सके। बिल्कुल, तो बाहर का दुश्मन हो तो सर मुकाबला समझ आता है, लेकिन अंदर अगर आपके इतने दुश्मन हो, अंदर लोग मिले हुए हों, तो कैसे आप मुकाबला करें? बड़े बहुत मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन पॉलिटिकल नेक्सस की भी बात की थी ना उन्होंने। और सर ये भी बात है कि केपी को समझना चाहिए कि इंतज़ामिया को कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर कोई भी हमारा हिस्सा कमज़ोर होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो पूरा मुल्क उसकी प्राइस पे करेगा। वहाँ के जो लोग हैं केपी के, वो क्या अपने आप को सेफ समझ रहे हैं इस इंटायर टर्मोइल से कि जी क्या हो रहा है? फिर तरक्की इफेक्ट होती है सूबे की, कौन है साथ, कौन आ रहा है जा रहा है, वो तो हर वक्त एक उनमें एक खौफ ही होगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है, और मुझे बहुत हमदर्दी है हमारे केपीके के बहन भाइयों से कि सियासत की भेंट हमारी कौमी सलामती और उन लोगों की जान माल और इज्जत को नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमें सियासत करनी चाहिए
हमें जमहूरियत करनी चाहिए, लेकिन उसमें हमें compete करना चाहिए सूबों को बेहतर गवर्नेंस और बेहतर सिक्योरिटी और बेहतर मौके। मैंने जिस तरह बलूचिस्तान का हवाला दिया, हालांकि वो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा समझा जाता था, लेकिन इस ब्रीफिंग में उन्होंने हकायक सामने रखे कि 86% जो बलोच अवाम है माशाल्लाह वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, 52 वहाँ डैम बन चुके हैं, वहाँ सीपेक की तरक्की चल रही है, उनके लोगों को बहुत मौके मिल रहे हैं। तो केपीके के लोग तो उसके मुकाबले में उनके पास वसाइल कहीं ज्यादा हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत और ये इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो सलामती के लिए अपने रियासत और मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करें, अपने लोगों को महफूज करें, अपने खुद वोटर्स को सलामती का एहसास दें, ताकि वहां भी तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो सके। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आसिफ के दोनों साहब ने वक्त दिया हमें। थैंक यू सर, बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये पता है, ये बातें अच्छी तब लगती हैं जब आपका सूबा तरक्की कर रहा हो, जब आपके लोग खुशहाल हों, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो। उसके बाद फिर वहाँ जब आप बात करते हैं ना कि जी हमारा इख्तलाफ है, हमारी, अब अच्छे लगता है। लेकिन ये कि आपका सूबा तरक्की भी ना कर रहा हो, लोग भी सफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद आपके डिफरेंसेस, आपके मसाइल, वो तो बाद में आने चाहिए ना, पहले तो लोग, अवाम है, लोगों की से भी ज़ाहिर है उसको भी आपने सुनना पड़ेगा, और लोगों के जायज़ जो मुतालबात हैं उनको भी मानना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। टेबल टॉक के ज़रिए मामलात हल होते हैं, इसके अलावा मामलात के हल करने का कोई तरीका है नहीं, चाहे मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हो या फिर आपके अंदर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो उनको हल करने का कोई तरीका हो, क्योंकि बेहतरीन बेस्ट पॉसिबल वे यही है, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका यही है। अदर देन दैट फिर मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ जाते हैं, और जो इस वक्त जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर खुद से चीजें ठीक नहीं होंगी तो फिर ये तो कि कोई ना कोई तो एक्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा, सेंसिटिव इतना मामला है कि बिल्कुल आपका नेबर एक तरफ अफगानिस्तान, वो आपको जाहिर है वहां इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भारत पूरी इस कोशिश में किस तरीके से मौका मिले, और अपने तो इसलिए बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, चीजों को एक्सप्लॉइट या करना, लेट लूज नहीं किया मसाला लगा के जिस तरह इंडिया हमारे बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है वो सबके सामने है, तो हम क्यों मौका दें? बिल्कुल, हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग अपनी जा स्ट्रेंथ दिखानी है, एक होके एक पेज पे आके सारी अवाम को और गवर्नमेंट। एक ब्रेक हम लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम मजीद ज़ुहैब आगे क्या बात कर रहे हैं? कुछ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो अब पॉलिटिक्स से बढ़ के थोड़ा सा यानी तशवीश की लहर अब दौड़ गई लोगों के जहनों में, जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़, और कि उनको बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया रहा, उसके बाद खैर एहतजाज और वज़ीर आला KP के वहाँ पहुँचे, जेल के बाहर धरना भी दिया गया, अलामती धरना भी दिया गया, लेकिन उसके और उनकी बहनों ने भी बात की। फिर हुआ ये कि ट्रिगर वहाँ से ज़्यादा मामलात हुए जब इमरान खान साहब की बहन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे दिया, भारतीय चैनल को इंटरव्यू दे दिया, और उसमें बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ जो उनका मौक़िफ़ है वो पेश किया। अच्छा, जब भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया तो इसके ऊपर फिर तनकीद शुरू हो गई, और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा भाई तहरीक इंसाफ से मार्का हक़ में पाकिस्तान की फतह हज़म नहीं हो रही है, और उन्होंने कहा कि क्या, एक सवाल किया अता तारड़ ने कि क्या नौरीन खान न्याजी ने भारतीय चैनल पर कश्मीर की बात की है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या नौरीन खान न्याजी ने भारतीय चैनल पर शोहदा की कोई बात की, काश नौरीन खान न्याजी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की भी बात करती। उन्होंने कहा कि PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने, तो वो तो ये कह रहे हैं, यानी हुकूमत तो ये कह रही है कि सवाल ये भी सब उठा रहे हैं कि वाई इंडियन मीडिया, जिसके साथ आपकी जंग हुई है अभी कुछ महीने पहले, उनके मीडिया पे जाके क्यों बात की जाए? और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हैं, बहुत सारे हैं, अल जजीरा है, क्या क्या मीडियाज हैं, वहाँ भी बात हो सकती थी। वाई इंडिया? बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये इशू हो गया, और इसके साथ साथ एक और इशू हो गया सिक्योरिटी का मामला, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो इस पर जनाब वफाकी हुकूमत और उनके वजीर मुमलिकत ने ये बात कर दी कि हम सोच रहे हैं अब कि गवर्नर राज लेकर आए KPK में, और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी जो हैं उनको भी हटाने की बातें चल गई हैं, और गवर्नर राज लेकर आएंगे, यानी कि वज़ीर आला वगैरह, और ये सेटअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर मुमलिकत ने ये बाकायदा बयान दिया। तो ये 2-3 मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए। तो हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, मैं एक बड़ी यानी एज अ पाकिस्तानी काफ़ी कंसर्निंग है, यानी पॉलिटिक्स में बयानबाजी होती है, बहुत से मामलात होते हैं,
बयान से आप यू टर्न भी ले लेते हैं, लेकिन अब जिस नहज पर मामला जा रहे हैं सर, ये एक ऐसा पाकिस्तानी तशवीश की बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल हमें भी तशवीश है, लेकिन जब नालायक हुकूमत है, गैर जमहूरी हुकूमत है, गैर नुमाइंदा हुकूमत है, तो उनको तो परवाह नहीं है इस मुल्क के। वो अपने इक़्तिदार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामूली सी बात थी, अगर एक मुलाकात हो जाती तो बात ही ख़त्म हो जाती, लेकिन कितनी अना है, कितना गरूर है, कितना तकब्बुर है, वो आपके सामने है कि एक मुलाकात से इतना बड़ा इशू बन रहा है कि हमारे और भी बड़े मसाइल हैं। दहशत गर्दी का सामना है, अमन व अमान का सामना है, मईशत का सामना है। इस वक्त मुल्क जो है, मईशत जो है वो कितनी गिरी हुई है और आवाम को झूठ बोला जा रहा है। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन अगर हम हुकूमत की तरफ देखते हैं तो उनके वज़रा इंतहाई नालायक तरीन लोग इतने अजीब अजीब से बयानात देते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि क्या, किस जंगल के कानून में हम रह रहे हैं। मतलब एक ऐसा पाकिस्तान जो हम हमेशा कहते थे कि जमहूरी मुल्क है और आवाम की वोटों से आने वाली हुकूमत यहाँ बनती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनी है, तो जिसने वोट लिया उनको एक तरफ रखा हुआ है, जिन्होंने वोट नहीं लिया उनको इक़्तिदार दे दिया गया। तो उनको तो परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि तो अब देखना पड़ेगा उन तमाम कुव्वतों को जो इस वक्त मुल्क के हालात को देख रहे हैं क्लोजली, वाचिंग सिचुएशंस। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा साहब ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जी शौकत साहब, वो इंटरव्यू पे भी बात करेंगे। नौरीन नियाजी साहिबा ने जो भारत मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें उनका या पार्टी का कितना फ़ायदा हुआ और भारतीय मीडिया को कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि मीडिया है, इंडिया मीडिया, प्लान मीडिया, ये तो अब ये बात बनी है ना, वरना क्या नवाज शरीफ जो है वो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता रहा है, वो तो बाकायदा घर पे बुला के देता रहा है। तो ये जो लोग इतने चीखते हैं, क्या मोदी को इन्होंने अपने घर पे नहीं बुलाया? ये नहीं, लेकिन वो इसीलिए जब इंटरव्यू देते थे तो आप यही कहते थे ना कि गठजोड़ है ये, और प्लस ये भारत से लिंक्ड अप है, जंग भी हुई है, ये हालात, ये टाइमिंग भी नहीं, और ये पीटीआई यही तनकीद करती थी ना मियां साहब पे, अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया भी और वो मोदी आए भी स्टॉप ओवर में, कि भाई ये गठजोड़ है ये इंडिया के साथ, हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं ये, तो फिर आपको क्यों ना कहा जाए ऐसा? यानी इसकी कोई जस्टिफिकेशन? देखें, एक तो ये है ना कि नौरीन साहिबा का कोई पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, कोई गैर सियासी खातून है, उन्होंने बात कर ली, ठीक है, हम उससे एग्री नहीं करते हैं ना मैं मुझे खुद इंडियन मीडिया ने काफ़ी दफ़ा रब्ता किया और मेरे पास अभी भी नंबर मौजूद हैं, कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे कि जी आप हमें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा सॉरी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन हम तो सियासी लोग हैं ना, वो गैर सियासी खातून है, उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने अपनी बात कर ली। देखे, उनको तशवीश है अपने भाई की, उनको उन्होंने कोई नहीं, लेकिन देखिए ऐसी सिचुएशन में जब बहुत कुछ स्टेक पे लगा, शौकत साहब देखिए आप क्राइसिस में भी हैं, टर्मोइल से भी गुजर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप नहीं समझते जरा मोहतात अंदाज अपनाना चाहिए था? फिर वो जो उनका जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, सबने देखा, उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो जाता है मानी पीटीआई को, अल्लाह ना करे कुछ हो, तो कोई नहीं बचेगा, फिर कोई रह नहीं पाएगा वहां पे पाकिस्तान में। तो देखिए ये हाँ, देखिए उनके जज्बात तो है ना, वो एक बहन है, उनके भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आम भाई नहीं है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, इस मुल्क का चैंपियन रहा है। और सर भारत हमारा दुश्मन है, भारतीय मीडिया दुश्मन है, ये तो आप मानते हैं या नहीं मानते? और वो उनके कंसर्न को उनको परवाह होगी कि जी बहन का क्या कंसर्न है? वो तो कहेंगे इसको ऐसा इसमें मसाला लगाओ कि पाकिस्तान के खिलाफ जाए प्रोपेगेंडा। उन्होंने क्या फायदा हुआ, क्या फायदा दिया इस कॉज को? जितना नुकसान हमारे मीडिया ने पहुंचाया ना इस सिस्टम को, इस मुल्क को, मेरे ख्याल से इतना इंडिया ने भी नहीं पहुंचाया होगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग खामोश है, जमहूरियत तबाह हो रही है, आप लोग खामोश है, आइन बर्बाद हो गया, आप खामोश है, मईशत तबाह हो गई, आप खामोश है। बस एक जेल वाला बंदा याद है, सब उसके पीछे पड़े बस सर हमारे ऊपर तो यही जुल्म है, हमारे ऊपर थ्रू आउट यही जुल्म चल रहा है 20 साल से, क्या बहुत पहले से, कि जो हुकूमत आती है ना सर, वो इस तरीके से, हम बस मैं क्या बताऊं आपको, और फिर ऑपोजिशन हमारे ऊपर तनकीद कर रही होती है, आपके तो होंठ से ले हुए। आप तो तनकीद इसलिए कर रही है ना कि आप लोग सही आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। वो आप भी अगर स्टैंडर्ड सेट कर देते ऐसे, थोड़ी सी आजादी कुछ दे देते तो फिर ना होता ना सर। हम तो बस आजादी की मुतलाशी है यहाँ पर।
देखिए ना, आप मुल्क मुश्किल में है ना, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन अगर आप एक पार्टी को दीवार से लगाते जाएं तो वो पार्टी क्या करेगी आखिर? नहीं, एक दुश्मन सूबे के दुश्मन वजीर के आला पास को तो नहीं सब जाएगी। बात ये कि बात नहीं, आपकी बिल्कुल दुश्मन सही है, बहुत सारे सब देखें, प्लेटफॉर्म्स हैं, बट भारतीय मीडिया और हमें पता है कि वो इतना ट्विस्ट करके, मॉर्फ करके, कुछ ऐड करके कोई भी वीडियो बना देंगे, तो सही तो कंसर्न दुनिया तक नहीं जाएगा, सारी पिक्चर आएगी। देखिए, हम इंडिया से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने मुल्क के लिए हैं, हमारी सियासत इस मुल्क के लिए है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बयान दे दिया, मैंने आपसे कहा वो गैर सियासी है, उनको ये इसका अंदाजा ही नहीं है कि नहीं, वो सियासी तो देखे इस तरह है ना सर, शौकत साहब देखे तो सियासी वो इस तरह है कि वो बानी पीटीआई का मैसेज लेकर आती हैं और वो मुलाकात करती हैं, वो गाइडलाइन देते हैं पार्टी को उनके जरिए, तो वो गैर सियासी होते हुए भी गैर सियासी नहीं हो सकती है। उनकी हर बात पे नुक्ताचीनी होगी, क्रिटिसिज्म होगा, उनकी हर बात पे तवज्जो दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता सर। देखिए, ये तो आप जितना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उनके बयान से कोई इंडिया को फायदा हुआ है, ना उनके बयान से कोई पाकिस्तान को नहीं हुआ है सर, तो ये देखें हुआ है क्योंकि उनको, क्योंकि हम देखें, मैं बताऊं कैसे हुआ है। हम भारत में हमेशा कहते हैं कि भारत में खालिस्तान तहरीक चल रही है, भारत में हिंदू मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है, भारत में लोगों को आजादी नहीं है। अब इस इंटरव्यू से इसी बात को तकवीत मिली है ना कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है। ओ यार, बात सुनो, पता नहीं कौन सा चैनल था, मुझे तो ये भी याद नहीं है, उन्होंने बयान दे दिया, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। ये जो सारा दिन मीडिया पे लगे रहते हैं पीटीआई वाले और मुस्लिम लीग वाले जो झगड़ते रहते हैं, क्या ये जो नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, आप खुद भी अग्री कर रहे हैं ना इससे, आप भी कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था, मैं तो अवॉइड करना चाहिए था, आप खुद ये कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखें, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने खुद इनकार किया है, मैं तो अपनी बात तो कर रहा हूँ ना, मैंने आपसे कहा कि मैंने खुद इनकार किया है, मुझसे राब्ता करते, मेरे पास मौजूद है अभी भी वो उनके तो सारे देखिए, मौजूद गैर है मुनासिब बात का फिर गैर मुनासिब नतीजा ही निकल सकता है ना मुमकिन तौर पर। और फिर ये कि पार्टी में सबका जरा एक स्टांस होना चाहिए। उनके भाई का मसला है, उनके भाई से मुलाकात नहीं हो रही, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, पूरी दुनिया को पता चल रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती से जो इस्लामाबाद में बैठे बंद कमरों में लोग हैं, इनको अंदाजा नहीं, वो हो अपनी रहा है। जगह उनकी देखें, उनका बिल्कुल हक है और उनकी बहनें हैं और बिल्कुल उनके लिए वो एफर्ट्स कर सकती हैं, हर कानूनी जो दरवाजा है उसको खटखटा सकती हैं, अपनी आवाज रेस कर सकती हैं, बिल्कुल इसके काबिल एहतराम है वो, और बिल्कुल उनके साथ अगर कोई इस तरह का रवैया है गलत है जो पिछले दिनों हुआ था। देखिए ना, अब आप अंदाजा करें कि एक तो उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, पीटीआई वालों को बैन कर दिया है उन्होंने। दूसरा जो है ना, गवर्नर राज की बातें हो रही है सूबे में कि जी अगर हाँ, इन्होंने दूसरा मैं इसी पे आ रहा एहतजाज किया था, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। मुझे बताएं कि ये मुल्क में कोई जंगल का कानून है, कोई इंसानी हकूक, कोई बुनियादी हकूक, कोई, या ये मुझे बताएं कि अगर एहतजाज करना जुर्म है तो बस फिर तो खत्म हो गई सियासत में, ऐसा तो नहीं है ना, फिर तो आप तस्लीम कर लें कि इस मुल्क में वो है एक किस्म का मिनी मार्शल लॉ या सिविल मार्शल लॉ नाफिज है, कोई सिविल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। ये तो देखें, बिल्कुल लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, और आखिर में ये चीजें तो कई ममालिक में जो इनकलाब आया है वहां पे ये चीजें होती रही ना, कि लोगों को मारते रहे और आखिर लोग फिर उठ गए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान बड़ी एक नजराती मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और सर एक देखिए, इसमें एक ऐसे इशू सिस्टम ये है ना मौजूद कि जो रियासत की पॉलिसी है, अभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ थे, उनकी अपनी राय है, लेकिन उनकी जो राय है मैं बता रहा हूं आपको कि रियासत की जो पॉलिसी है उसको केपीके गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। यानी रियासत चाहती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो जिस तरीके से हो, उस पर केपीके गवर्नमेंट को बड़े तहफ्फुज़ात हैं। किसको कहते हैं आप? रियासत किसको कहते हैं? देखिए, रियासत तो हम सभी है ना, हम सब अवाम रियासत है, सब है ना, हुकूमत रियासत सब है है, हमारे सिक्योरिटी तो इदारे हम रियासत देखें, है, सब मेरी हिस्सा बात है सुने, उसका। मेरी बात सुने, देखें, एक बहुत बड़ी जंग चल रही है हमारे खत्ते में, इसमें हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा है। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, और हमने एपीसी बुलाई, उसमें नून लीग को बिठाया, पीपल्स पार्टी को बिठाया, एनपी को बिठाया, जमात इस्लामी को बिठाया, जेयूआई को बिठाया, सब ने मिल बैठकर सब ने मुश्तरक एक एलामिया जारी कर दिया। पहले तो हमारी बात होती थी ना, ये एलामिया तो मुस्लिम नून के ही नुमाइंदों ने बनाया,
और सबने मिल बैठ कर बनाया और वफाक को भेजा कि इस पैटर्न के ऊपर आप आए, हम आपका साथ देंगे, पूरा सूबा आपका साथ देगा। तो उस पर कभी एक मीटिंग बुलाई है या उसको कोई अहमियत दी गई है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ना, ये अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि जी वहां जो आता तारक कहता है वही बात होता, तारक जैसा कमकल इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं है। वो तो आके सबसे लेकिन पहले देखिए जो विफाक उसने- को जो रिप्रेजेंट तो उसने कर गन रहे हैं ना, किया है, वो विफाक को नहीं, रिप्रेजेंट नहीं। तो कर रहे हैं ना, वो जो बात उनको विफाकी तौर पर वो जो गन फैसला है होता ना, है वो बताते हैं represent वो। नहीं कर रहा है, गन फैला रहा है। देखिए मेरी बात सुने, उसने जो नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को उसके बयानात से, उसने सबसे पहले इल्जाम लगाया सुहेल चले अफरीदी छोड़े पर। सारी बातें, मुझे बताएं कि मामला अगर ये फैसला कर छोड़ो लिया ना। जाता है, आपको पता है कि जो अगर ये फैसला फैसला- जी मेरी बात सुनो ना नहीं भाई, मैं एक कैसे सेकंड, छोड़े? उसने तो उसने नुकसान जो पहुंचा गन दिया, किया आप ये ना, कह रहे उस थे। गन की वजह से ये सारे मसाइल नहीं अच्छा सुने मेरी बात, हो रहे हैं। अगर ये फैसला कर लिया जाता है, जैसे इससे पहले बहुत से फैसले हुए, आपने उससे डिसएग्री किया लेकिन वो फैसला नाफिज हो गया, इसी तरह अगर ये फैसला कर लिया जाता है तो क्या करेगी पाकिस्तान तरीके से? बिल्कुल। क्या कौन सा फैसला कर लिया? गवर्नर राज का किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। ये कोई मजाक तो नहीं है ना। ये जो यहाँ जो 4.5 करोड़ आवाम बैठी है, बंगड़िया वो क्या कहते हैं, कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी है ना। एक बंदा बदमाशी करेगा, बदमाशी से आएगा, बदमाशी करके आपसे हर सब कुछ छीन लेगा, तो एक हद होती है ना। आप क्या समझते हैं कि बस यहाँ पे लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई है क्या? यहाँ लोगों ने, आवाम ने वोट दिया है ना। किसी ने कोई चोरी करके तो यहाँ नहीं बैठा है। सुहेल अफरीदी कोई चोरी करके बैठा है? सुहेल अफरीदी को मुंतखब किया है यहाँ के अवाम ने, और वो अपना मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अता तारट का कौन सा मैंडेट है और कौन सा उनका वो है? सारे चोरी करके आए हैं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मुल्क इसका मुतामिल है जो इस वक्त ये कर रहे हैं। यानी किसी सबसे भी पहले कॉन्फ्रंटेशन question तो तक मामला अल्लाह ना करे जा सकता है अगर गवर्नर राज के निफाज का फैसला होता है और उस पर अमल दरामद होता है, तो आप किसी भी हद तक जाएंगे इसको रेजिस्ट करने में। देखिए वो तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ना कि आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं इस पे? मैं तो खुश नहीं हो रहा सर। आपको ये सूट करता है कि इस वक्त मुल्क जिस मुश्किलात नहीं से नहीं, हम दो चार बहुत है, संजीदा हैं सर, बहुत कंसर्न है, बहुत नहीं, आप परेशान देखो है। ना, आप परेशान नहीं है ना। केपी आप में मजे हमारी ले रहे हैं। families अगर आप बैठी हुई हैं, परेशान होते ना हमारे तो आप दोस्त हैं, कहते हमारे कि मुल्क जी, का वफाकी हिस्सा है। हुकूमत की क्या है? नहीं, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे जो आप गवर्नर राज की नहीं, बातें लेकिन कर रहे डॉक्टर हैं? साहब बिल्कुल अभी हम फिर यही से बात एक कर रहे थे कि question हमने है। आपको ज़ाहिर आप शो पे इससे पहले नहीं थे, हम यही कह रहे थे कि टेबल टॉक के जरिए मामला हल होता है। बड़ी नहीं, तशवीशनाक टेबल टॉक सूरत देखिए हाल ना, है। हमारे- उनका देखिए मेरी मैंडेट बात है सुनिए। पीटीआई का, वहां पर उनका मैंडेट देखिए मेरे है, भाई, उनकी मैं मेजोरिटी भाई- है, उनसे बात करें, मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करें अगर कोई इश्यूज है। ये कहा है ज़ुहैब भाई, यही तो हम कह रहे हैं। देखें, आपने सुहेल अफरीदी पे इल्जामात लगाए, सब कुछ किया, उसके बावजूद कि उसको नहीं छोड़ा गया। उस दिन मैं खुद भी था वहां पे, जब अडियाला, उसमें मेरा नाम भी था मुलाकातों में। हम गए, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उसके बावजूद उसने कहा कि 4 को जो मीटिंग हो रही है उसमें मैं शिरकत करूंगा। देखिए ये एक वफाक की तरफ से तो हमें कोई अच्छा वो नहीं आया ना पेशकश आई, ना उन्होंने कोई अच्छा माहौल बनाया। इसके बावजूद हम जा रहे हैं अपने सूबे के मामले को लेकर। जी। तो देखें, वहां पे सुहेल अफरीदी जाएगा, वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वहां और लोग बैठे हैं, उनसे बात करें और मामले का हल निकालें। क्या किसी ने इनकार किया है कि दहशतगर्दी के खत्म में हम आपका साथ नहीं देंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम साथ दे रहे हैं। सही। तो लेकिन आप हम शौकत कहते साहब हैं क्या, कि आप अब आके बस बैठ आखिर के में हमसे बताएं, बात आप तो क्या करें ना। सजेस्ट करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, ये वो किस तरह ये चीजें रिजॉल्व हो? बिकॉज़ वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड। देखें मैं आपसे अर्ज करूं, देखें अगर हम सिर्फ सूबाई हुकूमत की बात होती ना तो आप जरूर कहते कि यार इनका आपस में कोई वो है, कोई फायदा होगा इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये होता है ना कि नून लीग का यहाँ पे अपोजिशन लीडर है हमारी असेंबली में, पीपल्स पार्टी का यहाँ गवर्नर है। अब इससे बड़ी शख्सियत और क्या हो सकती है? उसके बाद सीएम है। इन सब ने मिलकर एक लाएमल तैयार किया। अब मुझे बताएं कि आप अगर सिर्फ इससे आपको खार है कि जी खैबर पख्तूनख्वा से तजवीज़ क्यों आई है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वरना सब पार्टियों ने मिलकर एक लाएमल बनाया कि सही बात है। ये आने वाले वक्त में ज़ाहिर हम देखेंगे। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, Thank you, आपने हमें बहुत वक्त दिया और वक्तन फवक्तन आपसे बात होती रहेगी पाकिस्तान को और लेकर। मैं यकीनन कह तो ये- सकती हूँ देखिए- विद फुल ऑनेस्टी कि मीडिया में कोई एंकर, कोई शख्स, कोई भी खुश नहीं है। सब बहुत परेशान है, सब बहुत कंसर्न है, क्योंकि अपने मुल्क की बात, बिल्कुल ऐसी अपने लोगों मुल्क की बात है, बिल्कुल। और ये एक- सवालात होते ही बिल्कुल, इसीलिए किसी हैं, ताकि सूबे कोई में resolve हो अगर आपका अनरेस्ट है तो हर पाकिस्तानी तड़प जाता है, बिल्कुल। हम तड़प जाते हैं।
लेकिन ये कि सवाल करते हैं कि ताकि शायद कोई चीज़, कोई पिक्चर क्लियर हो, समझ आए एक दूसरे की यहाँ क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान है तो हम। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक हमने ले लिया, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुछ हादसा चीज़ें होती हैं ज़ुहैब जो कि अनअवॉइडेबल हैं, और कुछ होता है कि जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं, जिनसे आप हादसा, बहुत सारे हादसा को रोक सकते हैं। सालों से एक ट्रेजेडी जो बार बार हमारे शहरों में देखी गई है, और वो ये कि गटर का ढक्कन नहीं, कोई गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्ची गिर गई, और फिर कभी कोई मिला भी नहीं। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जी ये जो गटर के ढक्कन हैं, ये चरसी कोई नशे वाला आएगा, ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा। हमें पता है, सालों से पता है, लेकिन कुछ किया नहीं कभी हमने इस बारे में। कोई एक प्रोटेक्शन, एक प्रिकॉशन कि चलो कोई ढक्कन ले भी जाए तो पीछे कुछ 100 रुपए वाली कोई ऐसी हम जाली कुछ लगा दें कि कभी कोई जान ना जाए, कोई बच्चा अपने माँ बाप का हाथ छुड़ा के हमेशा के लिए उससे, उनकी ज़िंदगी से दूर ना हो जाए। क्या किया हमने इस बारे में? बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, तो ये अभी भी हो रहा है। इंतजामिया तो होना, यानी कोई अगर कोई गटर का ढक्कन ले गया तो क्या दोबारा नहीं लगेगा वो गटर का ढक्कन? और ऐसा बिजी, ऐसा एरिया जहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, जहाँ आपको पता है फैमिलीज आती हैं, बाइक पर फैमिलीज आती हैं बैठकर, कितनी खुशी खुशी आते हैं वो बच्चों की कुछ शॉपिंग करने के लिए, वापस जा रहे हैं, बच्चा भागता हुआ जा रहा है, माँ को पता ही नहीं है कि बस वो आखिरी उसने उसका दीदार किया है, फिर बच्चा मेरा, मुझसे मुलाकात मेरी नहीं होगी। तो उस माँ की चीखें और उसकी पुकार जो है ना, वो तो मैं कहता हूँ, मैं तो देख ही नहीं पाया, वो तो बिल्कुल नहीं देख पाया। किसी का दिल तो कराची में हुआ ये कि नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का बच्चा, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, वो गटर में गिरा, मैनहोल में गिरा, और उसके बाद तो भाई कोशिशें की, अपनी मदद के तहत लोगों ने कोशिशें की, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की कोशिशें भी होती रही, लेकिन अभी तक बच्चा मिला नहीं है। तो वो ये क्या वाकया है और उसके बाद की क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, नहीं जारी, क्या अपडेट है, ये हम लेंगे फैसल शकील से, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हमारे। फैसल, इस वाक़े से मुताल्लिक बताइए, ये कब हुआ और अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है ये अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पर हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बच्चे की तलाश जारी है। ये बच्चा 3 साला इब्राहिम वल्द नबील, ये नीपा चौरंगी पर गुज़िश्ता शब 10 बजे के करीब इस हादसे का शिकार हुआ। नीपा चौरंगी के बिल्कुल सामने है एक डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पर इसके वालिदैन के साथ ये जो है वो खरीदारी करने आया था। वालिद जो है वो बाइक लेके आए थे। इसी दौरान वापसी पर जैसे ही जो बच्चा निकला है, बिल्कुल ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है इसके सामने मेन होल था, जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ जो है वो गत्ता रखा हुआ था। तो बच्चे को ये इल्म नहीं हुआ कि ये जो है मेन होल खुला हुआ है और 3 साल का मासूम बच्चा और वालिद के सामने ही जो है वो गटर में गिरा है और उसके बाद जो है वो लापता हो गया है। वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 और इन्हें इत्तला दी। ये वहाँ यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने तलाश शुरू की है, लेकिन बच्चा जो है वो ताहाल नहीं मिल सका है। पानी का तेज बहाव होने की वजह से जो है वो फिर ये कहा गया कि हैवी मशीनरी बुलाई जाएगी। तो हैवी मशीनरी जो है वो कुछ 1-2 के करीब मशीनें यहाँ पर पहुंची और इन्होंने जो है वो आगे तक खुदाई करके जो गटर के साथ तेज बहाव का नाला है उसको भी देखने की कोशिश की, लेकिन जो है वो बच्चा अभी तक नहीं मिल सका है। इस पर जो है वो अहले इलाका शदीद मुश्तइल हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि ना वाटर बोर्ड की टीम आई है, ना जो है वो हैवी मशीनरी इस तरीके से आई हैं। और ये अब तो लोकल बॉडीज एक्टिव हैं, एक करीबी मेरे ख्याल है दफ्तर होगा, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होगी, सारी चीजें होंगी, लेटर्स वगैरह। मेरे ख्याल है राब्ता नहीं हुआ शायद उनका वहाँ इलाके के ऑफिस से। मीडिया पे चल रहा है और उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं कि राब्ता नहीं हुआ है तो इंतहाई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है भाई राब्ता ना हुआ हो ना, लोकल बॉडीज बड़ी मुतारिक है। सब सारे राब्ते हुए हैं और
इस वक्त जो है प्रोटेस्ट जारी है। आप बेशक। बताएं कि नीपा चौरंगी अगर बंद होगा तो इससे क्या सूरत हाल होगी अतराफ में ट्रैफिक की। यहाँ BRT भी बन रहा है, एक तो ये भी इसकी वजह से भी जो है वो तरक्याती कामों की वजह से यहाँ पर सूरत हाल खराब होती है। अब मेन नीपा चौरंगी का रोड जो है वो लोगों तो फैसल किसकी जिम्मेदारी थी ये, अगर देखा जाए किसको ब्लेम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए ये जिम्मेदारी है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, यहाँ के टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उनका काम है कि जितने भी गटरों के ढक्कन है वो लगाए जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये नहीं लगाया गया या था तो गायब हो गया, फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सानहा पेश आया। मैं आपको बताऊं कि इस साल रवा साल अब तक 24 लोग गटरों में गिर के जो है वो मर चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चे भी जिनमें शामिल हैं और 11 की जिंदगी बचाई गई है। वैसे टाउन की जो परफॉर्मेंस है ना, मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि कल ये गायब हुआ होगा, ये महीने हो गए होंगे इसको और उन्होंने कवर किया होगा कि बस ठीक है, एक ट्रैप है ये, पैदल चलने वाले के लिए एक ट्रैप है, थोड़ा सा मजा आएगा जब वो गिरेगा इसके अंदर, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक और आम आदमी कम होगा। यहाँ पर यही सूरत हाल है, महीनों हफ्तों जो है वो गटरों के ढक्कन गायब होते नहीं, हैं और इसमें कुछ आगे ज़ोहेब हो नहीं सकता। बिल्कुल फैसल, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। हमें वक्त दिया। इतनी बाद में जो मशीनें आना, कुछ करना, सब बेकार है, ये होना ही नहीं चाहिए था। ये हुआ क्यों नहीं? लाइक आई सेड कि जी आपको पता है कि गटर के ढक्कन फिक्स्ड नहीं है, उसके नीचे कोई आप प्रोटेक्शन लगाएं, कोई ऐसी जाली हो जो कि नहीं, और आपकी कोई टीम्स नहीं है जो देखती है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाए, वो देखे जाके कि भाई इस गटर का ढक्कन नहीं है, भाई यहाँ लगवाना है फौरी तौर पर वॉर फुटिंग्स पे। कोई ऐसी टीम नहीं है। और मैं शॉपिंग सेंटर वालों को भी कहूंगा जो सामने थे, इतना लाखों करोड़ों कमाते हो यार, जरा थोड़ा सा ये ख्याल भी करो कि तुम्हारी जो शॉपिंग सेंटर में लोग आ रहे हैं, सही इंतजामिया नहीं कर रही, उनको तो हमने तरकीद कर ही दी, तुम ही लगवा दो यार गटर का ढक्कन, क्या हो गया इसमें? कोई भी आपका खड्डा हो, कुछ हो, कभी आज तक फिल किया है उन्होंने? वही। कभी कोई लाइट लगाई किसी दुकानदार ने कि जी ये लाइट लगाऊं कि जो हमारी दुकान छोड़ के जा रहे हैं उनको तकलीफ ना हो? और प्लीज मैं कहूंगी कि ये इसको फिक्स करें वंस एंड फॉर ऑल। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हम अपने जो गटर्स हैं इनको सेफ बनाएं, सेकंड थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगाएं, और माँ बाप बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। हाँ, हाथ ना छोड़ें, एक देखिए, हाथ सेकंड पकड़े भी ना रहें। आप उनको छोड़ें, नॉट एट ऑल। ये नहीं कि एक गोद में एक बच्चा आया तो फिर जो बाकी बच्चे हम उनको नहीं देख रहे होते, दे आर नॉट। और देखिए, चोरी होने का आर्गुमेंट मत दीजिएगा, चोरी तो या तो रोके या अगर हो रही है तो फौरी तौर पर दोबारा लगा और दो। उसमें सेकंड थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए हर गटर के साथ। कब तक जो है ये ऐसा होता रहेगा? लेकिन शदीद दुख बिल्कुल ऐसे ही है। उन भाई और बहन के अल्फाज में साथ बयान नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ माँ बाप जो जिस कर्ब से गुजर रहे होंगे उसका अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। अल्लाह उनको सब्र दे। बिल्कुल ऐसे और बहुत बुरा हुआ के दुख में बराबर के शरीक है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हर कोई बात कर रहा है क्रिकेट की, तो हम भी बात करेंगे जरूर। ज़ोहेब, लेटेस्ट आप बताओ। मैं तो बड़ा सीख रही हूँ और काफी बातें समझ भी गई हूँ। लेटेस्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान सीरीज जीत गया, ट्राई नेशन सीरीज श्रीलंका के साथ, और फाइनल में श्रीलंका ने 114 रन बनाए T20 में। अच्छा। और आपको पता है कि 114 रन तो कुछ भी नहीं होते T20। हमने चेस करने थे भाई, हमने चेस करने थे, तो हमने आसानी से चेस कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्किल्स है उसका टेस्ट नहीं हो पाया सही तरीके से सीरीज में। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, चैलेंजिंग मैचेस नहीं थे। यानी जिम्बाब्वे से भी चैलेंजिंग मैचेस नहीं थे, श्रीलंका से भी चैलेंज वो जरा कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम जब स्किल्स का टेस्ट होता है ना, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, प्रेशर में जब आप खेलते हैं तो फिर नजर आता है। और तभी आप तैयार होंगे वर्ल्ड कप के लिए कि भाई आप इतना खेल के आए हैं और आप रेडी हैं कुछ भी हालात और किसी तरह की भी गेम के लिए। लेकिन ये तो इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। 6 विकेट से हमने शिकस्त दे दी, लेकिन खैर जीत तो जीत होती है। एक विक्ट्री आपको मिली है, सीरीज जीतना एक बड़ी बात है। उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका को भी, तो ये कि एक अच्छे तरीके से हम वर्ल्ड कप में एंटर होंगे, ये बात कही जा सकती है। हाँ, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पे जा सकते हैं। स्कोर अच्छा हो गया है और सबको पता है कि फॉर्म में है पाकिस्तान, तो ये कि अब थोड़ा लोग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें तौसीफ अहमद ने ज्वाइन किया है, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। तौसीफ भाई, मुझे बताएं कि पाकिस्तान, वालेकुम सलाम सर, मुझे बताएं कि ये जीत तो गया पाकिस्तान, लेकिन आपको कैसा लगा? ये बस हो गया एक, मतलब जीत गए, लेकिन ज़ोहेब को कोई खास खुशी नहीं हो रही है। हाँ,
खुशी मतलब नहीं हो इतनी रही। होनी चाहिए, मैं तो खुश हूँ, ये कुछ कमी है। हाँ, आप आपको बताएं। कितनी खुशी है? पहले तो मैं कहूँगा कि आप क्रिकेट को समझने लगी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक एक टूर आप वुमेन्स टीम के साथ 1-2 महीने का है कीजिए, ना? तो फिर बिल्कुल समझूँ कि आप बैठी ऐसी जगह है, वहाँ बात आपको करनी ही पड़ेगी। जी, सही कह रहे हैं, वुमेन्स के सही साथ कह रहे रहेंगी तो सारी टेक्निकली चीजें भी आपको पता डन चल हो गया जाएंगी। तौसीफ खैर वो भाई। तो एक होता कराते हैं देखिए, खुशी है, बिल्कुल सही कहा आपने, और जीत जीत होती है, वो कैसे भी हो, लेकिन ये है कि हम जीत ही नहीं रहे थे, हम खराब खेल रहे थे, सारा कुछ था। ठीक है, ये टीम लो कैटेगरी की जरूर थी, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें कभी भी कोई टीम, जैसे आपने देखा जिम्बाब्वे ने जो है वो श्रीलंका को हरा दिया, तो ये इसमें कभी भी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान जीत की तरफ गया जरूर है। हाँ, वो जो दूसरी आपने बातें की कि अभी हमें और हमारे लिए जो है इम्तहान बाकी है, और इम्तहान तो वाकई बाकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि आपने टीम जो है कंप्लीट कर ली, कई जगहों पे मैंने कहा आपने अभी कंप्लीट नहीं की है टीम, और आपका पता नहीं चल रहा, आप कभी वो हैट्रिक करने वाले को आप बिठा भी दे सकते हैं। हो सकता है आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो या जो भी है, क्या उसको आप साथ लेंगे, पता चले ना। अभी वो एक मैच में उसने आउट कर दिया अगर, तो उस्मान तारिक की बात कर रहा हूं, तो आप तो आप मतलब उसको एकदम तो आप नहीं खिलाएंगे, वो तो आए बड़ा मुश्किल से लड़का, फिर उसके बाद कभी आप अबरार को बाहर करते हैं, कभी किसी को बाहर करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल अभी थोड़ा कच्चा पक्का है प्लान। सही है। अच्छा, वो जो तो हम लेकिन बात कर रहे तौसीफ भाई, पता है कौन से आपको क्रिकेटर्स को उनकी फॉर्म को देख के लग रहा है कि ये होने चाहिए वर्ल्ड कप में, और ये जो है कोई ग्रुप ये जरा ना हो तो बेहतर है? और ऑल्सो हम कप्तानी पे बात करें, जी, शोएब कप्तानी अख्तर पे ने बात भी होगी। कहा, तो उसके बारे में आप किसको कैप्टन सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त बेस्ट है टू लीड द टीम? नहीं, अब आप कप्तानी की बात मत छेड़े, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कप्तान मेरा ख्याल यही रहेंगे। और हाँ, बाबर हैं यकीनी तौर पे। अब हम ये कह सकते हैं कि वो पहले लाने की कोशिश की गई उनको, मगर वो अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह, मगर वो इस फॉर्मेट में अच्छा नहीं खेल रहे थे। अभी भी हम कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे, एक आध मैच में करते हैं सब है, लेकिन हाँ, सलमान अली आगा का क्वेश्चन मार्क था, उन्होंने रन्स बना दिए, चाहे कप्तानी भी कर ली है। अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि बैटिंग ऑर्डर को किस तरह हम एडजस्ट करेंगे। तो अब मुझे तो इतना कोई बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही है। आएंगे एक आध होगी, रिजवान शायद आ जाएंगे अंदर, या हो सकता है कि, लेकिन कैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि शादाब को कैसे लेके आएंगे, किस तरह बगैर खिलाए कैसे ले आएंगे, जिस तरह बगैर सोचे समझे उनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है बी का, जबकि वो तो खेले ही नहीं है, ना फिटनेस का उनका कुछ पता है, न। बहरहाल सुन तो यही रहा सारा, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। और उसमें हाँ, फखर जमान का थोड़ा सा मुझे वो है कि आप भाई इतना नीचे क्यों जा रहे हैं, आप ऊपर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वही है कि आपकी जगह बनना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, और बाबर ने तो अपनी जगह को अगर वो नहीं भी कर रहे तो वो रहेंगे, वो तो पक्की बात है, क्योंकि वो तो तौसीफ, मुझे बताएं कि आपने श्रीलंका में खेला है जाके, और आपको पता है कि बहुत टफ डिफिकल्ट कंडीशन श्रीलंका की होती है, और हमारी क्योंकि बैटिंग हमें कोई इतना हमारा स्ट्रांग नहीं है डिपार्टमेंट, हमने बॉलिंग पे ही जीते मैचेस, तो वहाँ ये सऊद शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इस तरह के प्लेयर्स, या रिजवान हो गए, हमें ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका में 140, 145 या 150 विनिंग टारगेट होगा। आप क्या समझते हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ भी खेलने, वहाँ टर्निंग पिच होती है वहाँ पे। खैर उस बारे में वनडे और 2020 तो नहीं थे, वनडे थे, टेस्ट मैच हम खेले हैं वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि चारों तरफ आपको पता है वो तो ऐसी कंट्री है, बारिश भी होती रहती है, फिर थोड़ा समंदर भी है आगे पीछे, तो नमी काफी रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे जबरदस्त स्टेडियम बनाए हैं, और पिचेस उनकी अच्छा भी खेलती है, और कभी टर्निंग पिच भी। तो आपको इन्हिसार जो है स्पिनर पे करना पड़ेगा, यानी बॉलिंग पे। हाँ, बॉलिंग बैट्समैन आपके वहां रन्स करने पड़ेंगे, इसलिए कि बहुत मुश्किल होगा आपको रन्स करना। और जहां आप इन प्लेयरों की बात की है कुछ की आपने, देखिए अभी ये तो
T20 का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में मतलब आई मीन जिनके आप नाम ले रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये पार्टिसिपेट कर पाए उसमें, मुश्किल होगा। पहले खेल के देखा है शायद कि अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें जाएंगे। तो आपकी है, क्योंकि डाउन द ऑर्डर भी तौसीफ भाई टेक्निक आपकी टेस्ट होगी। डाउन द ऑर्डर भी ये नहीं होगा कि स्लॉगर चल जाएगा जैसे असद नवाज मार देगा के, या फिर मोहम्मद नवाज है, तो ये इनकी भी टेक्निक चेक होगी। अगर टेक्निक अच्छी है लड़के की तो फिर खेल पाएगा वो वहां। देखिए बिल्कुल देखिए अभी क्रिकेट में अगर आप सच पूछते हैं, बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर की बेसिक ये हो गई वो हो गई, भाई अभी रन नहीं हो रहे तो वैसे ही खेल रहा है। एक टाइम में मेरे भी था, मैंने आउट नहीं किए एक इनिंग में, तो कहने लगे कि यार ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अगली इनिंग में मैंने आउट कर दिए तो वो फिर कहने लगा आज तो वो कर रहे हैं जो हम बोल रहे थे। तो मैं ऊपर कमेंट्री बॉक्स में चला गया, मैंने कहा भाई मैं वही कर रहा था पर विकेट नहीं ले पा रहा था, मैंने वही किया है आप जो बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको खुद पता है मेरी टेक्निक है क्या, सारा कुछ है, उसको कैसे खेलना है। प्रेशर है उसपे, बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप रन नहीं करेंगे, ठीक है टीम में आ गए आप, सारा कुछ है, आप रन नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। मेरा ख्याल है जी पूछना भी चाह रही थी कि आपके दिनों में भी जब कभी आपने देखा कि आपकी फॉर्म खराब हो जाए और वापस आना मुश्किल हो, या किसी और प्लेयर आपके टाइम पे जो आपने देखा हो कि इतने काबिल हों लेकिन अटक गए हों, एक स्पेल आ जाए कि बस गेम ना वापस आए, तो एक तो ये होता क्यों है, फिर उसको रिवर्स कैसे करते हैं? देखिए ये फॉर्मेट है ना, वो टाइम में हम खेले बहुत हैं। कराची में तो इतनी 2020 होती थी, रमजान में होती है अभी के, आप सोचते हैं हम बहुत 2020 खेल रहे हैं। ये अगर समझ रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें सब पता है। दूसरी बात ये कि देखिए ये फॉर्मेट में 4 ओवर करने होते हैं। अब इन पे बार बार जोर दिया जा रहा है कि भाई फर्स्ट क्लास खेलो। उसमें आप कह रहे हो बिलीव कि हम जब बॉल उठाते थे ना नेट के ऊपर, तो तमाम बैट्समैनों को खिला के फिर हटते थे। तो आप समझ लें कि हमारा ये जो बाजू है वो क्या होगा। और फिर इसी तरह हम जो है वो टेस्ट मैचों में भी मैंने 50-50, 60-60 ओवर्स किए, फर्स्ट क्लास में भी बहुत ओवर्स किए मैंने। तो ये आपका हाथ घूमेगा नहीं, आपकी ये मशीन है ना, ये जब तक आपका घूमे नहीं 4-4 ओवर खेल के नहीं, वो तो ओवरनाइट स्टार बनना है ना। तो आसिफ भाई आजकल तो आसान तरीका है, T20 खेलो, 1-2-3 छक्के मारे आपने, 1-2 विकेट ले ली तो आप ओवरनाइट स्टार बन गए। हर कोई कहता है नहीं यार मुझे टेस्ट नहीं खेलना, मुझे वनडे नहीं खेलना, कोई भी बिल्कुल ऐसा है। और ठीक है, जो लोग नहीं खेलना चाह रहे हैं वो दूसरी टीम है, आप तो खेलें भाई, इसलिए कि आपका है नहीं सा, आप ये खेल के। और क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप रिस्ट्रिक्ट करें, एटलीस्ट 4 फर्स्ट क्लास मैच आप खेलें, उसको उस पे नजर रखी जाए कि बॉलर है तो वो कितनी बॉलिंग कर रहा है और दिन में कितने ओवर उसने किए, तो वो सब चीजें देखेगा तो फिर बात। लेकिन ये हो नहीं रहा, दरअसल जवान आदमी जो है वो 4 ओवर की क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं। आमिर की बात करूंगा, जैसे पहले भी कर चुका हूं, सब हम छोड़ के उसके तरफ ध्यान गया। बच्चा 16 साल का भी अब कहता है 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। कहां तक आप कहां लेके जाएंगे? अंडर 19 टीम के लड़कों की भी यही पोजीशन है। हाँ ठीक है, ये एक फॉर्मेट जरूर है, बट आप अंदर रहेंगे तो कुछ होगा ना। अंदर रहने के लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी और जो है आपको यूज टू होना पड़ेगा। 4 ओवर की जगह आपको 15 ओवर करने पड़ेंगे, 20 ओवर करने पड़ेंगे, तब ठीक है। अब ये कह के थक गए, वैसे कुछ होना नहीं है। ये तो चली जो दुनिया में इतनी T20 हो रही है और इतना माल फेंका जा रहा है, बस यही वजह है ना, वजह यही है कि बहुत इजी बनी हुई है। क्या कुछ हो रहा है, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, जो बहुत लोग खेल रहे हैं। आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने जाके इंडिया में हरा दिया, न्यूजीलैंड ने जाके इंडिया में हरा दिया, हमें यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने भी हराया, दूसरी टीमों ने भी, और स्पिन अटैक से हटाया। देखें उन्होंने वर्क किया है, सारी टीमों ने जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया में भी उन्होंने ऐसी जबरदस्त हराई है सीरीज के, याद करेगी इंडियन टीम। और उनके प्लेयर जो हैं उन्होंने जान के एशिया में भेजे कि टर्निंग पिच पे, क्योंकि खेला तो जाता नहीं था। हमारे टाइम में भी इंग्लैंड हो नहीं खेला जाता था। आई थिंक मेरा ख्याल वर्क किया है। थोड़ी सी अलग सी वैसे मासूम सी बात पूछ रही हूँ
कि वो जो आपके जमाने में एक वाइट यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एक वो किट टेस्ट होती की होती थी है, और उसके बाद अब जो आप इतना रंग बिरंगा सा देख रहे हैं, कुछ रंग तो आंखों को भी चुभ रहे होते हैं, और फिर ये स्पॉन्सर का नाम पीछे आगे, ये देख के थोड़ा सा आपको ऑड नहीं लगता? सैंक्टिटी खराब हो गई नहीं, क्रिकेट कुछ की, कुछ आपको ये कह रही है। मतलब मुझे तो ऑड लगता है, मैं तो कंपेयर अभी भी वो क्लासिक क्रिकेट से ही करती हूँ। बिल्कुल सही। आपको कुछ अजीब लगता है? वक्त के साथ साथ चेंज होता है, और अजीब क्या लगेगा जब डॉलर जेब में आएंगे लंबे लंबे, तो पहनाए ना पहनाए मर्जी है उनकी, कुछ पहने या ना पहने। निकर में हो जाए, निकर में भी खेल लेंगे। बहुत शुक्रिया। अजीब अडैप्ट कर चुके हैं निकर में भी खेल लेंगे। मॉडर्न मार्केटिंग ऑफ क्रिकेट की जो है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ रंग तो बल्कि मुझे लगता है कि यार ये सूट भी नहीं कर रहे, इनके साथ अच्छे भी नहीं लग रहे। अलग ही, आप सही कह रही है, बिल्कुल मैं आपसे गंदे कह रहा रंग है, हूं। व्हाइट में जो है ना, fluorescent हाँ, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम वापस कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो क्रिकेट पे बात हो गई, ज़ुहैब अब आप लाइट फील कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, और अब और नई क्रिकेट और म्यूजिक एक साथ जुड़ा हुआ है भाई आजकल तो। लेकिन मैंने कुछ टीम्स के बारे में सुन रही थी कि पोटेंशियल इसके बायर्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो सारी सच है, गप है? सच है, वो आया ने आपके सामने कहा नहीं था क्या? उन्होंने बताया ना कि हैदराबाद की टीम आ रही है, और ये कौन खरीद रहे हैं, उस पे मैं कह रही हूँ कि सच है, गप है। अच्छा ये देखे, अब मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, घुमा फिरा के बता रही हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, कुछ ये पता मैंने नहीं भी चलता, देखा है, लेकिन है ना? कंफर्म होगा तो हम जरूर उनकी ओनर को ले आएंगे या उनके ओनर को ले आएंगे, ठीक है, अगर होंगे जो पता चलेगा। पक्का मतलब ऐसे पीसीबी की तरफ से कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं, पक्का होने दे, मुझे पक्का नहीं है अभी, पक्का होने दे तो फिर देखेंगे इसको कि कौन है। खबर पक्की आने दें, खबर पक्की आने अभी दे। तो हाँ, ये तो उसके बस बाद। ये र्यूमर ही है। लेकिन बड़ी अच्छी ये यानी खबर ऐसी दिलचस्प है कि इससे पीएसएल में और मजा थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा हाँ, बात बनेगी ना, बात चलेगी इसकी। लेकिन म्यूजिक और क्रिकेट जुड़े हुए हैं साथ साथ, तो क्रिकेट की बात हो गई, अब म्यूजिक की बात होनी है। अच्छा, पीएसएल के गाने आते हैं, मुझे बड़ी पीएसएल के गाने इतनी कितने खुशी हिट होती है। इवन टी20 का भी गाना, ये वो मुझे कौन सा अच्छा लगा? लगता है। सबसे अच्छा कौन सा लगा? मेरे लिए वो वाला वेखेगा क्राउड, वेखेगा क्राउड, बस बिल्कुल ये मेरा भी यही था, सबसे फेवरेट ये था। द बेस्ट। उसके बाद से मुझे नसीबो लाल ने वो ऊपर मजा कर नीचे दिया, कोई भी उसके बाद से मुझे Amazing अच्छा गाना नहीं था लगा। वो। एंड आई थिंक इसी को रीमिक्स करके दोबारा ग्रूव मेरा द बेस्ट सो फार, अप टू डेट बेस्ट। मुझे भी यही है, बिल्कुल ऐसी। क्या बात, अच्छा म्यूजिक की बात म्यूजिक की बात चले गए। हाँ सॉरी, हम बात करेंगे जी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम म्यूजिक डायरेक्टर है नवीद नाशाद, जिनके आप ओएसटीज आपने सुने होंगे, तमाम बड़े सिंगर्स के साथ उन्होंने उनको गवाते हैं, और क्या गवाते हैं, और इनके कॉम्पोजिशन म्यूजिक इतना कमाल होता है कि लंबी लिस्ट है, उठा देते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, लंबी लिस्ट है भाई इनकी, तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो तो हम पूरा कवर भी नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट मतलब थोड़ा सा अगर आपको मैं खास बताऊं तो मेरे पास तुम हो का ओएसटी, उफ मेरे पास तुम हो, खुदा और मोहब्बत का ओएसटी, जा तुझे माफ किया, जेंटलमैन का ओएसटी, और अभी ताजा सांवल यार पिया। हाँ क्या बात है, उफ क्या उसका, और बहुत उसमें जबरदस्त, सराइकी को जिस तरह इस्तेमाल किया, इसको ब्यूटीफुल। और मैं बताऊँ आपको, आज हमारा एक तो ओएसटी इतना मशहूर है दुनिया भर में, और ये ड्रामे को कर देता है हिट, अगर सही आपने ओएसटी बना दिया जो है, और ज्यादा अच्छे ही होते हैं, ज्यादा बुरा मुझे बड़ा रेयर कोई लगता है। बहुत बेहतरीन कॉम्पोजिशन होती है, जबरदस्त म्यूजिक होता है, जबरदस्त सिंगिंग होती है, और वाकई एक बेहतरीन गाना होता है। और ओएसटी मतलब एक गाना है पूरा, एक सॉन्ग है भाई, ठीक है, इसको हमने टर्म दे दिया, लेकिन ये एक सॉन्ग है बाकायदा। अब वो ड्रामे को, ये वो जो सुना था कहानी सुनो, अब ये भी एक फॉर्मूला है कि एक अच्छा सा गाना ले लो और ड्रामे पे डाल दो, और ड्रामे को हिट करा दो। तो उस ड्रामे को लेके यूएसटी चला था, मुझे प्यार हुआ था। और ड्रामे को हिट कराने वाले कौन है? हाँ, ये नवीद नाशाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी तो आवाज भी इतनी अच्छी है नवीद, आपको तो गाने भी गाने चाहिए। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके शो पे आपने मदऊ किया जी, वेलकम, शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेरी बैड थिंग कि सुबह जो उठना है ना, आज यकीन करें मैं तो रात सोया ही नहीं, इस चक्कर में आपसे कमिटमेंट थी, मैंने कहा यार कहीं ये ना हो कि मैं सोता रह जाऊं और ये टाइम निकल जाए। नहीं, लेकिन रियाज का वक्त तो यही है नवीद, यही वक्त है रियाज का। लेकिन वैसे आज गुजर गया उठते नहीं है सुबह। आदि है ना आप तो, मतलब कितने सालों से वो मॉर्निंग शो हैप्पी टू यू आदत है, बहुत कमाल। छुट्टी वाले दिन भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह, आप क्या करें। तो नवीद प्लीज बताइएगा अपने अमेजिंग ओएसटीज के बारे में। सांवल यार पिया की अगर बात करें, हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज अदर देन पंजाबी का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं होता भाई ओएसटीज में। आपने इतना खूबसूरत सराइकी को किस तरह उसमें उसको इनकॉर्पोरेट किया कि बहुत ही प्यारा है।
एक्चुअली नादिया जी, ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी गाना हम करते हैं ओएसटी तो खैर एक नई एप्लीकेशन बन गई है, बट ये ओएसटी भी गाना ही होता है, कहने का मकसद ये है। बेशक। तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो असद भाई, असद कुरैशी साहब और सलमान साहब, हाशिमुद्दीन साहब ने कहा कि यार हमको गाना तो बनाना ही है, लेकिन उसके अंदर हमें सराइकी टच चाहिए, बिकॉज हमारा अहमद अली अकबर जो है वो सराइकी करेक्टर है। तो मैंने ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सराइकी किया नहीं था, मेरे लिए बड़ा टफ था थोड़ा ये, क्योंकि उस लैंग्वेज में जाके, उस स्केल में जाके, उस मतलब एक काफी एक मुश्किल टास्क था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र हो गया, और आप सबने और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है और वो बांसुरी है शुरू में, इट्स लाइक अ वो फोक हॉन्टिंग म्यूजिक म्यूजिक। का थोड़ा सा उन्होंने टच भी दिया है ना, थोड़ा सा उसको। ये मेरे वो क्या म्यूजिक का आपने एक्चुअल क्या सिंबल है, इंस्ट्रूमेंट्स का नादिया जी। इस्तेमाल किया, कैसे बनता है गाना, जरा थोड़ा सा प्रोसेस बताएं नवीद। ये बांसुरी थी, क्या था? उफ, तबाही। ये फ्लूट था, ये बांसुरी आप जैसे कह रही है। एक्चुअली होता यही है ना कि मतलब पूरी टीम बैठती होती है, हम लोग और सब डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर एक गाना बनता है, फिर डायरेक्टर्स को मनाना होता है। दानिश नवाज साहब कमाल डायरेक्टर है, कमाल इंसान है, बेशक। उनके साथ काफी बहस, फिर सलमान साहब के साथ, और फिर असद कुरैशी के साथ काफी सारी बहस होती। लेकिन सारी बातों से पहले नादिया जी ये है कि इंसान का खुद टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी कंपोजर या कोई भी फील्ड हो। तो इस तरीके से गाना बनता है, और फिर करेक्टर को इन्वॉल्वमेंट अपनी मुझे पूरी देनी होती है। जैसे कि मेरे पास तुमों में जब हम गाना बना रहे थे तो खलील साहब ने एक्चुअली मुझे कहा कि ये नया नया बच्चा है, भी फील्ड में है, ये कैसे बनाएगा गाना। हालांकि मेरे वालिद कंपोजर वाजिद नशाद था और मेरे दादा भी नशाद था, तो उन्होंने मुखालफत की, लेकिन फिर भी मैंने गाना बनाया। तो उस वक्त हुमायूं भाई, नदीम भाई ने स्टैंड लिया कि नहीं यार, इसका रिसेंटली हिट हुआ है, जा तुझे माफ किया, और फिर वाजिद भाई का बेटा है तो यही करेगा। तो खैर वो किस तरीके से मान गए, और फिर मैंने गाना बनाया मेरे पास तुम हो। तो एटलीस्ट कोई एक हफ्ता मुझे नदीम भाई ने सिर्फ इस करेक्टर को, यानी कि मेरे माइंड में दानिश बिल्कुल मैं खुद बन चुका था उस वक्त। मैंने अब अपने आप के अंदर इतना उसको इन्वॉल्व कर दिया करेक्टर को, तो फिर ये गाना बना। एक बड़ा मुश्किल ना दिया जी, आप लोग को कहना बड़ा आसान है कि ये अच्छा गाना है, बुरा गाना है। अच्छे गाने भी मेहनत होती है और बुरे गाने पे भी उतनी ही मेहनत होती है। असल में नवीद हर काम में मेहनत होती है, और लोग जो देख रहे होते हैं ना, वो ये समझते हैं बड़ा इजी काम है, कोई भी काम करने का कोई मसला नहीं है, गाना बनाना हो, होस्टिंग करना हो, कुछ भी हो, लोगों को इजी लगता है। जब खुद बैठते हैं तो फिर पता चलता है। अच्छा, मुझे बताया, आपने ये बात बड़ी सही की है, और इसी वजह से गाने हिट भी होते हैं शायद, कि आप पहले स्टोरी में सारा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्या चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से म्यूजिक। अच्छा, जेन्युइन म्यूजिक बनाना भी नवीद एक बड़ा टास्क है ना, क्योंकि इतने गाने बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह की धुन हो जाती है, ये भी है, हाँ, तो उसको अलग रखना। यार आजकल नादिया जी, आजकल दौर चल रहा है जेनजी म्यूजिक का। तो बेसिकली जेनजी म्यूजिक एक एज, एक क्लास है, वो जो कि 17-18 से लेकर 25 साल तक चलती है। फिर मिलेनियम है ये वो। म्यूजिक की कोई एज नहीं है, म्यूजिक की कोई क्लास नहीं है। अच्छा होना चाहिए, अकॉर्डिंग सिचुएशन होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपके शो के थ्रू, रैंडमली गाना बनाना टू वेरी इजी। वो बड़ा आसान है कि मैं किसी मूड में हूँ और मैंने एक अपने पे तारीख या कुछ भी ऐसा कुछ माहौल, और मैंने गाना बना। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सिचुएशन पे काम करें, तब पता लगता है कि आप कितने काबिल हैं और आप कितने नाकाबिल हैं। कितने दिन लगते हैं नवीद, कितने दिन लगते हैं एक ओएसटी बनाने में? ये टेक्निकली तो देखें, ये क्रिएटिविटी है, बनने को 2 मिनट भी हो सकते हैं ना, आप क्रिएटिविटी को महीना भी ले सकते हैं। कभी होता होगा कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, एकदम आप में क्रिएटिव ब्लॉक आ जाए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला की अच्छी फ्रेंडशिप है मेरे साथ। अच्छा, ये होता है कि जब आप सिंगर का सोच रहे होते हैं तो वो आपको कोई फोन आ रहे हो और सिंगर्स कहेंगे भाई हमने आपके साथ गाना है, हमें ले लें, या ये कि किसी की तरफ से सिफारिश आ रही हो या चैनल कह रहा है और आपको लगे कि यार ये मुझे ज़हन में एक अलग आवाज़ है, उधर फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नादिया जी, मैं सिर्फ अपने कैसे सिलेक्ट करते हैं? के साथ जस्टिस, सिर्फ वो के साथ जस्टिस करता हूँ अपनी मेलोडी के साथ। जो मेरी मेलोडी कह रही होती है कि इस सिंगर से गवाऊं, तो मैं उसी सिंगर के साथ। तो आप सोचते हैं कि हीरो के भी ऊपर अच्छा लगे, हीरो की शक्ल पे मैच करे? पहले होता था ना, हम कहते थे यार गाना, ये आवाज कितनी हीरो के साथ मैच कर रही है। आप भी ये देखते हैं? यार वो सिंगिंग सिर्फ प्लेबैक है, प्लेबैक सिंगिंग। अच्छा, जो हीरो के साथ मैच करे या हीरोइन के साथ मैच करे। हमारे ड्रामा सीरियल से गाने ऑलमोस्ट ओवरलैप ही होते हैं, अगर आप देखें। सिचुएशन के साथ मैच करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप किसी भी सिंगर को, यानी कोई स्ट्रगलिंग सिंगर भी है जिसको चांस नहीं मिल रहा, अगर उसकी आवाज आपको लग रही है तो आप उसको मौका दे देते हैं?
नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, पूरा चैनल होता है, तो उनकी भी देखनी होती है, और फिर देखिए हमें प्रोडक्ट बेचना भी होता है ना, ये भी देखना होता है। सिर्फ आज के दौर में सिर्फ सिंगिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंटेबल भी होने चाहिए, आप टॉकेटिव भी होने चाहिए, आपके पेरेंट्स भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको गाना भी आना चाहिए। ये सब चीजें जब कलेक्टिवली पैकेज है ये। इकट्ठी होती हैं तो तब एक बात बनती है। सही। अच्छा, थोड़ी सी पाकिस्तान आइडल की बात करेंगे क्योंकि बड़ा मशहूर है, सब देख रहे हैं, और ये बहुत एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जो पाकिस्तान में बन रही है, और हमारा बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा है। तो वो आपको उसको कैसे देखते हैं, और खासतौर पे फिर अगेन वो जजेस की सिलेक्शन, जजेस के बारे में बहुत बहुत important क्रिटिसिज्म हो रहा है। यार मुझे एक बात तो बताएं पहले, जो लोग तनकीद कर रहे हैं क्या वो तान सेन खान साहब की फैमिली है? ऐसा नहीं है। तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बदर कराम साहब है, या और जो टीम बैठी है, वो बेवकूफ तो नहीं है ना, हमने कुछ सोच समझ नहीं, लेकिन नवीद इसमें थोड़ा सा मैं एज अ लिस्टर मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि तानसेन ही हो। आपको अच्छा, यानी आप एक अच्छे लिस्टर भी हो सकते हैं ना। तो इस पर फवाद खान पर ज़ाहिर तनकीद हो रही है, फिर दूसरी जो सिंगर है, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सिंगर यार भाई एक्चुअली देखे बात सुने, शो बेचना भी तो है ना। हाँ, कि नहीं? ये बात सही है। कमर्शियल तो एलिमेंट। फवाद खान या तो आप बोले पर्सोना नहीं है पाकिस्तान का, नहीं, या बिल्कुल है। सेलिब्रिटी सुपरस्टार नहीं है, वो है ना। मैंने भी उनकी भी यही audience कहना है। था कि सोहेब एक लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड है ना, वो glamour सिंगिंग और एक कंपटीशन है ना, मेरा इसमें commercial- मौके भी है। हाँ। ठीक है, वो प्रेजेंटेबल है और आपकी प्रोडक्ट सेल, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड काम है सिंगिंग। जज भी सिंगर्स को करना आपने, या नहीं? यार मैं इस तरह तो मैं ये बोलूंगा कि इतने सारे शो चल गए, अभी तक कंपोजर का पता नहीं है शो में, कहीं भी नहीं है कोई। बिलाल मकसूद साहब के अलावा कौन है कंपोजर वहाँ? या आज तक जितने गाने चले हैं, आप किसी को उसी तरीके से देखें। अभी कहने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं आप तो बस- ऑलमोस्ट जो जी। अच्छा है, बिल्कुल सिंगर्स भी अच्छे हैं, जो निकले हैं वो भी अच्छे हैं एक्चुअली। ये बताऊं मैं ये आपको, तो है। वो भी अच्छा अच्छे लगे, हैं। लेकिन नवीद अगर समझे कि ये पैनल में 2 और जजेस रखने की गुंजाइश होती, ये भी होते 2 और आते, तो वो आप कौन मेल और फीमेल सजेस्ट करते कि 2 और आपसे पूछा जाता? हाँ एग्जैक्टली। मैं कहता कि आपदा परवीन जी का होना बहुत जरूरी था। वेरी एक गुड, बिल्कुल। और सिंगर्स में, मेल सिंगर्स में सजाद अली भाई का होना बहुत जरूरी था। वाओ, अब देखिए यही तो मिसिंग चीजें हैं जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हम ये बात हमारे कर रहे दिल की भी बात है। हैं। हुमैरा हालांकि अरशद भी राहत बात- भाई इतना अच्छा बोलते हैं, जेब इतना अच्छा बोलती हैं। मुझे तो जो बिलाल को singers हैं, सुन उनको के इतना तालीम- अच्छा लगता है। आई लव द वे ही स्पीक्स। बिलाल मकसूद बहुत अच्छा बोलते हैं। बिलाल साहब बहुत जबरदस्त बोलते हैं, काफी नॉलेज है उनके म्यूजिक। तेरी आप नवीद ये समझते हैं कि पहले से ज्यादा 1 नॉच अहेड यानी था ये पाकिस्तान आइडल, या इससे बड़ा बिगर हो सकता था? भाई जजेस को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नहीं पूरे जितना- पाकिस्तान शो आइडल की की बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, ये शो की बात कर रहे हैं कि यानी होता है ना कि एक शो होता है, जैसे हमारा PSL क्रिकेट की हम बात करें, पहला एडिशन था, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। तो इस ये तरह पहली ये बात आपने तो देखी खुशी इसकी की ग्रोथ। खुशी की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म आया है, बिल्कुल। 10 साल बाद इन्होंने रिपीट की है। तो मुझे मेरे ख्याल से हर साल होना चाहिए। हम लोग को जरूरत है एंटरटेनमेंट की। जो हालात हाजा हमारे मुल्क में चल रहे हैं, ये हम जहाँ भी देखते हैं टेंशनाइज बातें ही चल रही होती हैं, न्यूज चैनल ये बिल्कुल। वो। आप तो किससे एक इंप्रेस belief- हुए हैं नवीद? आपको कौन से बच्चों का टैलेंट कमाल आपको हैरान कर गया हो कि यार ये इतनी प्यारी आवाज? नैदर जी एक लड़का है ब्रार, अच्छा, सच अमेजिंग सिंगर, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और 2 और भी जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़की नाजिया हसन साहिबा को ट्रिब्यूट दिया है, वो अच्छी सिंगर, स्टाइलिश सिंगर है, वो अच्छी है। अरे माशाल्लाह। तो बस मेरे ख्याल नवीद के नेक्स्ट OST में इनमें से कोई होगा। सकता है बिल्कुल, अल्लाह करे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि चैनल की डिमांड भी होती है। जी, बहुत तो चीज़ें नवीद अपने अगले पर कुछ नहीं, नहीं, प्रोजेक्ट्स। देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मतलब बात की कोई वक़्त नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे स्टैंड करना हो ना कोई गाना कि यार ये मैंने सिंगर सोचा है यही गाएगा, तो फिर चैनल में कुछ नहीं कहता, ऐसी बात नहीं है। वो भी अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को। सही। हर बस चीज की हर बंदे की अपनी वैल्यू है। जब भी तो हर मास्टरपीस चीज़ की, बनाया जो आपने, भी ऐसी थोड़ी हो और गए आप ये मास्टरपीस। देखें, मैं सोची थी नवीद कि अगर जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए एल्बम अपनी, अब तो खैर एल्बम का भी रिवाज नहीं रहा, लेकिन ओरिजिनल गाने बनाना कितना मुश्किल है कि वो चल जाएं। बहुत रेयर होता है कि आपका कोई एक गाना, सिंगर आप कमाल होंगे, ग्लैमर भी होगा, लेकिन उसका हिट होना कितना मुश्किल है। आप OSTs एक के बाद एक इतना सुपर हिट देते हैं, ये बड़ी कमाल बात है। बस हूँ आपकी। मेहनत है, टैलेंट है मेरा। मैं ये कहता हूँ अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं। और एक चीज पता है क्या है कि नादिया जी, हम लोग एक चीज को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। और मैं जो देख रहा हूँ,
हमारे यहाँ जो अब जो म्यूजिक या जिस तरह की पर्सनैलिटीज उस तरह का म्यूजिक बन रहा है, तो प्लीज अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें। जितने भी छोटे, मेरे से जो एज में छोटे हैं, जो म्यूजिक करना चाह रहे हैं, स्पेशली उनको कह रहा हूँ कि प्लीज यार बड़ों को रिस्पेक्ट दो, काम की अहमियत को समझो, काम की वैल्यू को समझो। ये आज सब कुछ आसान हुआ है, वरना पहले अगर आपको पीटीवी के धक्के खाने पड़ते या एमवी स्टूडियो के बाद धक्के खाने पड़ते तो आपको लग पड़ जाता। अच्छा, और नवीद इसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट सवाल कि आपको लगता है कि कंपोजर्स को मतलब गाने ओएसटीज हिट हो जाते हैं, चैनल की तारीफ, ड्रामे की, हीरो की तारीफ, कंपोजर की कितनी तारीफ और एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और ये कितना वेल पेड है अब जो है ये शोबा पाकिस्तान में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? रिस्पेक्टफुल जॉब बन चुकी है नादिया जी, सच बताऊं मैं आपको। बट आपको लगता है आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है? सही अवार्ड शोज में मिलती है आपको इसमें? नहीं, इसके अलावा भी आपकी कितनी मशहूरी होती है जब एक गाना हिट होता है कि अरे ये तो नवीद का गाना है, इनका गाना है? यार मुझे 2000 से लेके 2003 तक और 2023 तक सारी ट्रॉफीज मुझको मिली हैं, तो एक्नॉलेजमेंट है तो मिलता है। गाने इतने हिट, मेरे हमसफर का गाना बहुत हिट हुआ जिसमें मुझे लास्ट अवार्ड मिला था। हानिया आमिर का ड्रामा था सिकमा का, कासिम अली मुरी डायरेक्टर थे, कासिम अली मुरी, तो लास्ट वो था, तो सब कुछ मिलता है। रिस्पेक्ट भी अब होती है पिछले 4-5 साल से। यानी कि एक दफा मैं नादिर जी फ्लाइट पे बैठा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा मैं भाई म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरी नवीद नजात। अरे आपको तो बड़ा नाम सुना है, तो प्लीज ये बताएं कि आपका सबसे मशहूर गाना कौन सा लिखा है आपने? लोगों को आज से 5 साल तक 6 साल तक पहले इस चीज की नॉलेज नहीं थी। वो म्यूजिक डायरेक्टर को भी लिरिक्स समझते थे कि मैं पोएट हूँ। मैंने कहा भाई मेरा शोभा और है, शायर जो होता है वो गाना लिखता है, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, गाना बनाता हूँ जो आप सुनते हैं। तो अब जाके अब जब मैं इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बाय फेस वैल्यू देखते हैं, तो बड़ा खुशी होती है इस बात से। और फिर वाकई में नवीद, मुझे तो लगता है कि फिर पाकिस्तान आइडल में एक कंपोजर को जज होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह आप समझते हैं आवाज को कि वो गाने पे बैठेगी, ऊपर उतार चढ़ाव सिर्फ सिंगर्स का ही जज होना, मुझे तो लगता है बिलाल है ना, बिलाल है ना, बिलाल कंपोजर भी है। नहीं, बिलाल साहब हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन नादिया जी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है कि एक कोई मोर एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होता म्यूजिक डायरेक्शन में। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि सब तो बेचारे मरमरा गए। वजह अतरे साहब, जुल्फ़िकार अतरे साहब, अमजद बॉबी साहब, मेरे वालिद वाजिद नाशाद साहब, और जो असल में कंपोजर पीछे रह चुके हैं जिनकी सीट बनती रहे जी, बनती थी या बनती है, वो जिंदा कोई नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें इतने सारे, हामिद अली खान साहब है यार वो है आपके, सजाद अली भाई का नाम ले लिया है मैंने, और काफी सिंगर्स हैं, और कंपोजर्स तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना कोई। वो तो अब जाके जो नई लॉट है वो है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। तो लेकिन देखिए, लेट्स सी, लेकिन शो अच्छा है ओवरऑल, देखना चाहिए, और खुशी की बात है कि पाकिस्तान में हो रहा है, और हर दफा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। जी जी नवीद, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे आपके आगे भी प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल बहुत ही जबरदस्त होंगे। बिल्कुल सजाते रहे हमारे को। नवीद नाशाद हमारे साथ है, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, बहुत फैन जी, बहुत फैन। म्यूजिक ज़ाहिर इस तरह बनाते हैं ना कि लोग क्यों नहीं फैन होंगे, देखिए कोई वजह नहीं है। मेरे पास तुम हो कितना हिट हुआ, और पता है मैं कहती हूँ ना, बॉलीवुड म्यूजिक में क्या हो गया, कोई भी गाना लो आप 3-4 दफा बड़ा शौक से सुन के उसके बाद आपको वो बर्दाश्त नहीं होता, हटाओ। जो हमारे ओएसटीज के हैं ये फॉर एवर क्लासिक्स एंड एवर ग्रीन है, इसमें मेलोडी भी है, और बिल्कुल हाँ ना, एक यानी एवर लास्टिंग, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। हाँ, तो वो यही तो उनको तकलीफ है मोदियन ग्रुप को कि इनका म्यूजिक इतना स्ट्रांग है, हमारे म्यूजिक को तो ये तो कल्चरल इन्वेजन उनको लगती है कि, और बाकी जितना भी ब्लॉक कर दें, कुछ कर दें, अभी भी हमारे बच्चे वहाँ सुने जा रहे हैं नंबर 1 पे, और वो लीडिंग ऑन इंडियन चार्ट्स, कैसे रोकोगे? क्या बात है भाई, तकलीफ होती होगी, लेकिन कहते हैं हैरानी होती है कि ये उनका कोक स्टूडियो या कितना अच्छा क्यों हो जाता है पाकिस्तान में। और भारत के लोग पाकिस्तान की म्यूजिक के दीवाने हैं, हमारे ड्रामास के दीवाने, और आप ये रोक नहीं सकते मिस्टर मोदी। एक ब्रेक अपने लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाए। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, अब हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू की बात करेंगे, सेहत से जुड़ा ये मामला है। वर्ल्ड एड्स डे आज मनाया जा रहा है, HIV एड्स, जिससे पूरी दुनिया में फेटल भी है, पूरी दुनिया में लोग मुतासिर भी होते हैं, इसके बारे में इलाज भी है, अवेयरनेस भी है।
लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस भी कम है, इलाज की सहूलियात भी उस तरीके से, हमारा सिस्टम हेल्थ सिस्टम वैसा वेल इक्विप्ड नहीं है, और लोग भी छुपाते हैं। और इसमें तो ये फियर ऑफ मामला- नोइंग है, तो इसलिए जी। अगर आपको शक हो कुछ है, लोग टेस्ट ही नहीं कराते कि यार अगर हो गया तो फिर, और उस चक्कर में उस डार्कनेस में इतने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको जिसमें उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स होते बिल्कुल हैं, ऐसे। उनका उनके पार्टनर, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स। बिल्कुल, और कितनी ये गलत बात है। बहुत गलत, और ये ऐसी डिजीज़ है आपका इम्यून सिस्टम मुतासर होगा और उसके बाद आपको हर बीमारी अटैक करेगी। यानी इस एक फ्लू जैसे होता है आपका वायरल इन्फेक्शन आपको हो जाता है, 3 दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन HIV एड्स के मरीजों में वो भी फेटल हो सकता है। तो ये एक बड़ा इम्यून लेकिन सिस्टम काफ़ी आपका कमज़ोर एडवांसमेंट होता हुई है जी। HIV पॉजिटिव में। अब अगर आप फॉरेन मेडिकल हेल्प लें और मैनेजमेंट करें तो बहुत उसके अच्छे हाँ, बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एहतियात फिर आ जाती है उसमें, तो उसको इग्नोर कर देना और एक्सेप्ट ना करना, ये बड़ी खतरनाक बात है सबके लिए। बिल्कुल। तो अच्छा, इसलिए नेशनल जानना एड्स ज़रूरी कंट्रोल है। प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में जो यानी एस्टिमेट लगाया गया है 1,65,000 HIV में मुब्तला हो सकते हैं लोग, हो सकते हैं, जी। ये एस्टिमेट लगाया उन्होंने, लेकिन इनमें से सिर्फ 23,000 से 24,000 अफराद ने खुद को रजिस्टर कराया है। तो एड्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इससे मुतालिक एक हमने पैकेज भी तैयार किया है, रिपोर्ट है, वो देखिए आप, उसके बाद वापस आइए। एड्स एक जानलेवा और ला इलाज मर्ज, एहतियात ही वाहिद हल है। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस खतरनाक और मूसी मर्ज से बचाव का शऊर उजागर करना है। इस दिन को मनाने का आगाज 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया और माहिरीन सेहत, स्टेक होल्डर्स और अवामी नुमाइंदों को आगाही की जिम्मेदारी दी गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर ही इस मर्ज से बचाव का अहम रास्ता है। हमें ताल्लुकात और इलाज में बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। ये एक मोहलक बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। चंद बुनियादी तदाबीर अपना के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो चुकी है, उसके टेस्ट पॉजिटिव आ गए, आज के दौर में कम दवाइयों पे इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। इस साल इस दिन को टेक द राइट पाथ का थीम दिया गया है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ के करीब अफराद एड्स का शिकार हैं, जबकि एड्स से मुतासरा ममालिक में जनूबी अफ्रीका सरे फहरिस्त है, जहां एड्स के मर्ज की शरह 10% है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह तकरीबन 1% है। ईमन सैयद, 365 न्यूज, इस्लामाबाद। लाइक वी सेड, अभी जिस तरह हमने बात की कि कितने लोगों को तो खुद पता ही नहीं होता, और अगर शक होता है तो वो जानना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। ये बड़े खतरनाक बात है। ताल्लुकात में एहतियात करें, बड़ी आप- इंपॉर्टेंट बिल्कुल। उसमें लाइन थी, आपको ताल्लुकात किसी पे में शक हो तो एहतियात आप उनको करें। प्लीज कन्विंस करें कि जाके टेस्ट कराएं, बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम जरा एक और बात करते हैं, पोस्टिंग जीरो, ये एक नया एक टर्म है, फोमो है, फोनो है, पता नहीं क्या किस तरह की चीजें टर्म सुनते रहते हैं ना कि बिल्कुल जी ऐसे। फियर ऑफ नॉट नोइंग, फियर ऑफ नोइंग, पता नहीं क्या रोज नई नई टर्म्स आती हैं जेनजी की, क्या बात है। लेकिन ये पोस्टिंग जीरो क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी एक सर्वे किया जिसमें 50 मुल्कों से डेटा लिया, 2.5 लाख लोगों पे, और वो अच्छा खासा एक अमाउंट होती है, इसमें बड़ा आपका इतने नंबर में आपका बड़ा अच्छा डेटा आता है। तो इनमें से कितने लोग जी उन्होंने पोस्टिंग कम कर दिया? पता चला मोर देन 10% सोशल मीडिया यूजर्स जो पहले ऐसे जुड़े हुए थे सोशल मीडिया के साथ, अब उन्होंने उससे थोड़ा डिस्टेंस कर लिया है और पोस्टिंग जीरो कर दिया है। कि वो सोशल मीडिया शायद चेक करते हो एक दफा स्क्रॉल करके, बट दे आर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स। वो शेयर करते रहते हैं, यानी दूसरे की पोस्ट तो शेयर कर रहे हैं लेकिन अपना कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या वजह? अच्छा, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या फायदा, इतने लोग कर रहे हैं तो मेरा क्या नया हो जाएगा, क्या नई बात मैं कर दूंगा। हाँ। एक तो नई बात कहने को नहीं है लोगों के पास, और दूसरा वो सोचते हैं कि इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप कोई सीरियस बात भी करना चाह रहा है, उसको पता है यार मुआशरा किस तरफ जा रहा है, खराब है मुआशरा, मैं क्या कर दूंगा, अगर अच्छी बात कर दी मैंने, तो इतना ये तूफान आ रहा है सोशल मीडिया का, एक ये भी वजूहत है इनमें से। बिल्कुल, और तरकीब में क्यों करूं? बिल्कुल, फायदा उसमें कुछ कोई नहीं। फिल्टरिंग नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, बहुत सारे बॉट्स हैं जो उनको समझ आई ना, बच्चों को बड़े समझदार हैं, इनको समझ आई कि जो ये पोस्ट वगैरह हम सेलिब्रिटीज की देख रहे होते हैं, अरे तो बिकिनी है, इसमें तो बॉट्स काम कर रहे हैं, और वो ऐसे लाइन से कमेंट्स करते हैं टू क्रिएट अ रॉन्ग परसेप्शन। ये पेड कैंपेन्स, ये कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को दिखा रहा है कि ये कोई भी शख्स कि मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, फेक है।
तो ऐसे इमेज के पीछे अब हम क्यों जाएं जो कि Followers है ही नहीं खरीदे real? जाते हैं, Followers खरीदे जाते हैं, लाइक्स कमेंट्स हम बताते हैं हमें कितने आते हैं, इतनी दफा वो आई है कि आ रहे follow- होते हैं, हाँ, इतना सही कह रही, Packages हैं, packages आ रहे डील्स हैं जी, जिस तरह आप बर्गर चिप्स के डील लेते हैं ना, वैसे हमारे Deals हमें आ रही ऑफर हो होती रहे हैं, होते वाकई सही कह हैं रही कि जी आपकी पोस्टों पे इतने आपके लाइक्स ये वो, और दूसरी जगह हम आपको पोस्ट करेंगे, ये सब कुछ फॉर सेल चला गया, फेक हो गया, ऑर्गेनिक कुछ नहीं। तो ये बच्चों को समझ आई बात कि जब ये रियल ही नहीं है तो मैं इनको लेकिन अपना मैं आइडिया नादिया कैसे मुझे बनाऊं? एक चीज है, क्या अब ये देखूं, क्या मानूं? अब देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट ने ये जो रिपोर्ट बनाई है, पोस्टिंग जीरो हो गया। अब ये पोस्टिंग जीरो अगर 3-4 साल तक चलती रही तो फिर कुछ रीशेयर करने के लिए भी नहीं होगा ना, क्योंकि सभी जब पोस्टिंग जीरो पे आ जाएंगे तो फिर होगा क्या देखने और फिर के लिए? ये फिर कुछ भी नहीं एआई होगा। पोस्टिंग्स होंगी कि जो लोग रियल लोग होंगे नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है बिकॉज इन कंपनीज ने भी जो करोड़ों अरबों डॉलर्स बनाए ना हमारी लाइफ को ऐसे दिखा के उस पे से पैसा बनाया है ना, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जी ये इनका भी बिजनेस खराब हो, क्योंकि इस कमेंटिंग ने एक वो इतना गंदा ट्रेंड चलाया गंदा है कि ट्रेंड और- इनको परवाह नहीं है कि किसी की बच्चियां हैं, उनका 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 सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वो खराब हो रहा है, बॉडी शेमिंग हो रही है, उनको दिमागी नफसियाती मरीज बना दिया। तो इसलिए बहुत सारे लोग अब चले सीरियस गए इसका पहलू बैक बिल्कुल, ये स्टेप जो लिए, नफसियाती मरीज Privacy की आपने चाहिए। बात की ना, ये बिल्कुल यही ऐसा ही है कि लोगों को रियलिटी में रहना नहीं, अब नहीं रहना चाहते वो, तो हर चीज को फेटिसाइज करते हैं, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, वर्चुअल दुनिया है वो उनकी, मतलब देख रहे होते हैं जो पोस्ट देखी। अब यार आपका ना वो लाइफस्टाइल है, ना आपका स्टैंडर्ड है, ना फाइनेंशियली आप इतने साउंड है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपना मोमेंट नहीं जी रहे, आप उसका मोमेंट जी रहे हैं वो जो एंजॉय कर रहे हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं सिर्फ रीपोस्ट करके और ये सारी चीजें, तो वाकई दुनिया को में रियलाइजेशन ये आ रही है और आती जाएगी कि रियल वर्ल्ड में रहे, जो आपका मोमेंट है वो एंजॉय और करें। आप अगर उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट जाए आपको इतना सुकून सुकून आएगा। मिलता मैंने है। तो पता है जो मेरे होम स्क्रीन पे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हटा दिए मैंने। मैं अब सिर्फ न्यूज़ चीज़ें ये फॉलो करती हूँ जिनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ। उसका एक और अकाउंट बनाया है, आई डोंट फॉलो माई ओन अकाउंट। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या चीज़ें आ रही नादिया, मुझे हैं एक बात है, मैंने पहले ही पूछा था, हाँ बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात की, अफगानिस्तान और इंडिया के हमले की, और नीचे हमारे ये किंग फिरोज खान, ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आती। ये बॉट्स हैं, ये भाई, इसको कहते हैं बॉट्स भाईजान, ये आपके ये पीछे तो लगा देखो, दिया जाता है रशिया उनको। की बात हो रही है कि रशिया से हमारी ऑयल की डील चल रही है जनाब, और हमने ईरान से ये ताल्लुकात हो गए, ईरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन बन रही है, इंडिया हमला करने की कोशिश कर रहा है, और नीचे पोस्ट देखो, मैं जब पढ़ा तो फिरोज खान जिंदाबाद, किंग फिरोज खान, यार आउट ऑफ नोवेयर। ये मुझे हंसी भी आती है फैंस इसमें। और बॉट्स हैं जो मिलके क्या काम है कर ये? रहे हैं, हमें भी ये क्या समझ- है ये? इसलिए हमने भी पोस्टिंग अब छोड़ ही दी है। हम खुद कहते हैं ये क्या चल रहा है, लेकिन यही चीज ना बच्चों को अब समझ आ रही है और वो दूर हो रहे हैं। वो ऐप्स जो कि दोस्तों के लिए और दोस्ती के लिए और मोहब्बत के लिए बनाए गए थे कि आप अपने दोस्तों को ढूंढें, उनसे कनेक्ट हो। हमने अब मिसेस खान को दुश्मनियां बुलाया, बन रही हैं। मिसेस खान को हमने बुलाया, भाई रिश्ते की बात हो रही है, लड़का लड़की के, और नीचे पोस्ट आ रही है फिरोज खान किंग, क्या है ये? फिटनेस ट्रेनर आया है, वो बता रहा है एब्स कैसे बनाते हैं। अब एब्स की बात हो रही, उस पर कमेंट करो, There नहीं is किंग only फिरोज one खान। बस हम भी कहते हैं भाई नहीं, फिरोज खान है भी बहुत कमाल, यार। लेकिन ये क्या है? चालान की बात हो रही, चालान की बात हो रही, किंग फिरोज। अच्छा खैर भाई, क्लोजिंग का वक्त हो गया, कहीं चल आपसे मुलाकात होगी, फिरोज से खुद पूछेंगे, मैं कल इजाजत। शो पे बुला यार के बुला के पूछ लेता, ये फिरोज है कौन में कि- से? कि फिरोज- हो सकता है कोई और फिरोज ये हो। फिरोज हमारे नहीं, बहुत कौन कमाल। है? हाँ किसी और की तो नहीं बात कर हाँ यही मैं कह रहा हूँ, कोई और होगा।